अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, खैरियत से हैं। तो बहरहाल कैफ में फर्स्ट आप सब्जेक्ट डिस्कस करने लगे हैं, तो वेलकम टू कैफ। एएफसी में थोड़ी सी, क्योंकि आज फर्स्ट लेक्चर है हमारा, तो थोड़ी सी चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ। इसमें कुछ क्यूरीज हैं बच्चों की, वो भी डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर आज लेक्चर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें दो चीज़ें अभी हम फर्दर बात आपसे करने लगा हूँ मैं। एएफसी का लेवल जो है वो कैफ से थोड़ा सा डिफरेंट है। उसकी वजह ये होती है, एएफसी में जितने भी अभी तक आप सिनेरियो बेस सब्जेक्ट पढ़ के आए हैं, जैसे 4 सब्जेक्ट थे आपके, वो सारे एमसीक्यूज बेस थे। एमसीक्यूज बेस में और आपके कैफ के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? 3 डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले नंबर पे जो पहला इसका जो डिफरेंस है वो ये है कि वहां पर आप एमसीक्यूज के हिसाब से तैयारी करते हैं। एमसीक्यूज का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, एमसीक्यूज का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, आपको आंसर का हिंट मिल जाता है। फाइनेंशियल मैथ वाले की बात नहीं कर रहे, डेरिवेटिव की बात नहीं कर रहे, जितने भी कुछ सवाल हैं उनका हिंट मिल जाता है आपको कि इसके अंदर से कोई आंसर है। सब्जेक्टिव कोई भी पेपर अटेम्प्ट कर लें, कैफ का कोई भी पेपर अटेम्प्ट कर लें, इसमें आपको हिंट नहीं मिलना कि आंसर किस तरह आएगा, कि 1000 में आएगा, 100 में आएगा, किस वैल्यू में आएगा, कोई ऐसा हिंट नहीं मिलना। अच्छा, नेक्स्ट फिर होता क्या है? दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस ये है, वहां पर कोई प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करती। सारा काम आपने कैलकुलेटर में करना होता है, सारी वैल्यूज को आपने वैसे सॉल्व करना होता है। तो एक तो आपके लिए जो मसला यहाँ पर आपको शायद फेस करना पड़े, जितने बच्चों की राइटिंग का मसला है, प्रॉब्लम है, तो वो राइटिंग क्यूरीज होंगी। अब यहाँ पर मैंने आपको ये भी करवाना है कि यहाँ पर जो है वो कैसे आप लोगों ने इसकी प्रेजेंटेशन करनी है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, कैसे कैसे सिनेरियो को आपने ऑप्ट करना है। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट करने लगा हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन जितने भी स्टूडेंट्स जो पेपर में अपीयर होते हैं, इस वक्त आप जीरो पर खड़े हैं। जाहिर बात है, जब पेपर में अपीयर होने के लिए जाएंगे, आप क्लासेस पढ़ेंगे, तो क्लासेस पढ़ते पढ़ते आपको एक चीज़ का एनालिसिस होगा कि आपके लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ लिखनी है और क्या चीज़ नहीं लिखनी। क्योंकि आई कैप जो फेल करता है सब्जेक्टिव पेपर में, सिर्फ इस वजह से करता है क्या नहीं लिखना था और गलती से आपने लिख दिया। अगर ये 3 बातों पर आप टैकल कर लेंगे तो यहाँ पर आपको मसला नहीं होगा। उम्मीद है कि ये तीनों बातों को मैं भी साथ साथ आपको सिखाता जाऊंगा। इसमें एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करता हूँ अभी, 1 मिनट। जी बेटा, उसके बाद कुछ स्टूडेंट को, शायद मेरा ख्याल है काफ़ी स्टूडेंट ने तो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ी होंगी और ऑनलाइन का उनको आइडिया भी है कि कैसे ज्वाइन करना है, कैसे आप लोगों ने उसको मैनेज करना है। तो बहरहाल मैंने ऑन कर देना, जैसे मैसेज ऑन कर देना, मैंने प्राइवेसी लगाई हुई थी उसमें बॉयज़ वाले ग्रुप में, वो मैं रिमूव करने लगा हूँ। ठीक है, जो अगर आपका कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई परेशानी है, 2 जगहों पे आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर भी आप कॉर्नर पर आपका चैट बॉक्स है, तो वो चैट भी मैंने एबल की हुई है। यहाँ पर अगर किसी ने क्वेश्चन पूछना है वो पूछ ले, क्योंकि पहला लेक्चर है, आपको बता दूँ चीज़ें कैसे कैसे चलनी है। अगर कोई क्वेश्चन हुआ, कोई क्यूरी हुई, तो व्हाट्सएप पे भी ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें ग्रुप को स्टडी लेवल तक ही रहने दें। क्योंकि दो जितने भी ग्रुप्स बने हुए हैं, उन सब में सिर्फ ग्रुप का मकसद ये नहीं होता कि आपने अपनी कोई डिस्कशन करनी है या आपने अपनी कोई वहाँ पर पिक्चर्स वगैरह अपलोड करनी है, कोई बाकी अदर पोस्ट करनी है। सिर्फ आपका स्टडी पर्पज़ है, तो कोशिश करें स्टडी पर्पज़ के लिए ही रहने दें। कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई रिलेटेड है बात, तो वो आप डिस्कस कर लें, मोस्ट वेलकम। बाकी चीज़ें करेंगे तो फिर माजरत के साथ मुझे प्राइवेसी ही रखनी पड़ेगी, फिर आप लोग क्वेश्चन, एक बच्चे की वजह से सारे बच्चे रह जाएंगे क्वेश्चन पूछने के लिए। तो इसलिए स्टडी रिलेटेड ही चीज़ें उसमें पूछनी है। पर्सनल अगर आपको चाह रहे हैं कि जी इसमें कोई चीज़ शेयर करना है, तो अपना ग्रुप बना लें, कोई दोस्तों का या किसी का भी। तो जो हमारी तरफ से ग्रुप बना हुआ है स्टडी रिलेटेड, उसमें आप लोगों ने कोई ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या कोई भी ऐसी मजाकिया चीज़ें, कोई भी चीज़ ऐसी सेंड नहीं करनी। ठीक है, तो बहरहाल तीसरे नंबर पे एक बात आपसे भी शेयर करना चाहूँगा, जितने भी आपके आईडी हैं, काफ़ी बच्चों ने ना आईडी अपने डिफरेंट रखे हुए हैं, नाम डिफरेंट रखे हुए हैं। तो बेसिकली आज तो चूंकि फर्स्ट लेक्चर है, तो कल तक अपने आईडी के साथ नेम वही रख लें, लॉगिन आपका वही होना चाहिए।
कि मुझे भी पता हो ये लॉगिन और ये आईडी है जिसके साथ आप क्लास पढ़ रहे हैं। तो अगर आईडी फिर हम मैच कर सकते हैं कि ये बच्चे ने क्लास पढ़नी है, ये उसका आईडी है, ये उसकी पेमेंट है, हर चीज़ है। अगर आपका आईडी डिफरेंट होगा, आपका नाम कुछ और होगा, एक्चुअल नेम से डेविएट करेगा, स्कैन्स आईडी नहीं होगा, तो फिर उस बच्चे को हम रिमूव कर देंगे। तो रिमूव करते जब करेंगे तो फिर वो रीज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि ये हम सारी क्लासेस कर रहे हैं कैंपस इनसाइड के थ्रू, डायरेक्ट जूम के थ्रू नहीं कर रहे। तो इसलिए फिर वो कुछ क्यूरीज हैं, कुछ मसले हैं। तो कोशिश करें अपना लॉगिन आईडी नेम वही हो जिसके साथ आपने इनरोलमेंट करवाई है। तो खैर बेटा, ये तो जर्नल इसमें चीज़ें थी। अब हम कैफ के वाले से, पेपर के वाले से बात करते हैं। ये जो आप कैफ 2 का पेपर है, कुछ बच्चों की परेशानी है वो मैं दूर कर देता हूँ। बच्चों ने काफ़ी नए क्वेश्चंस किए थे, क्योंकि मैंने वहाँ पर किया हुआ था, सिक्योरिटी लगाई हुई थी, तो बच्चों ने मुझे पर्सनल मैसेज किए थे। सबसे पहला मसला कि क्या हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। अभी तक मैं आपको बता दूं कि मैंने 3 साल से, 3 साल का मतलब है 6 अटेम्प्ट्स से फास्ट ट्रैक पढ़ा रहा हूँ, और प्रीवियस जितने भी मेरे फास्ट ट्रैक हैं उसमें भी रिजल्ट बेहतर है, यानी अबव 62-68%। और इससे पिछली अटैम्प्ट से जो पिछले साल जो मेरा रिजल्ट आया था वो 92% था। तो फास्ट ट्रैक में सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि आपके पास एक ही सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट को आपने टाइम देना है और उसी पर आप लोगों ने डिस्कशन करनी है, तो आपका पेपर पास हो जाएगा। जहाँ पर आप 4 घंटों में 4 सब्जेक्ट करते थे, इंग्लिश था, क्यूएम था, बीसी था, आईटी था, अगर आप हर सब्जेक्ट को एक एक घंटा भी देते हैं तो 4 घंटे देने पड़ते थे ना। इसी तरह यहाँ पर भी आपको एक ही सब्जेक्ट है लेकिन 4 घंटे देने पड़ेंगे, क्योंकि टाइम कम है। यही सारा सिलेबस जो बच्चे हैं उन्होंने 4 मंथ के टेन्योर में सीखा, आप लोग उसको 1 मंथ के टेन्योर में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपने उसकी स्पीड को, जारी बात है, फिर जहाँ पर मैं एक हफ्ते में एक टॉपिक करवाता हूँ, यहाँ पर मैं एक लेक्चर में वो टॉपिक करवा दिया करूँगा। 2 घंटे की क्लास का रखने का मकसद यही था कि जो एक हफ्ते में हमने काम किया या जो हमने 3-4 दिन में काम किया वो हमने एक लेक्चर में डिस्कस करना है। तो मकसद सिर्फ ये है कि जहाँ पर आपको समझ ना आए, जहाँ पर किसी नोट्स की ज़रूरत है, जहाँ पर आपको कोई लैंग्वेज का इशू है कि बुक वाली लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं। लेकिन बार बार मैं एक ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ डिस्कशन हम कर रहे हैं स्टडी रिलेटेड, ठीक है। तो कुछ बच्चे शरारती भी होते हैं, तो बेटा बेहतर यही है कि आप सिर्फ यहाँ पर यही डिस्कस करें स्टडी रिलेटेड, ठीक है बेटा। बाकी चीज़ें यहाँ पर हमने नहीं डिस्कस करनी है। आगे चलते हैं बेटा। पेपर में टोटल 100 नंबर का पेपर है। 100 नंबर के पेपर में आपने हर जगह पे जाना है। आप लोकेशन ऑन करते हैं, क्यों? डायरेक्शन देखने के लिए। इसी तरह आपने कोई पहला पेपर आपका कैफ का है, आपने अगर उसको पास करना है तो आपको ये पता होना चाहिए पेपर पैटर्न है क्या, पेपर कैसे आएगा, कैसे पास करना है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं उसमें। तो इसमें 2 किस्म के सेक्शंस हैं। एक सेक्शन ए है 50 मार्क्स का, एक सेक्शन बी है 50 मार्क्स का। जो पहला सेक्शन होगा 50 नंबर का, उसके अंदर से 5 सवाल आएंगे हर क्वेश्चन में। हर क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस में पार्ट्स होते हैं, ए बी पार्ट होते हैं, ए बी सी पार्ट होते हैं। तो ये जितने भी ये 5 क्वेश्चंस होंगे, इन 5 क्वेश्चंस में सारे के सारे कंपलसरी हैं, कोई भी सवाल की ऑप्शन नहीं है, यानी आप उसको स्किप नहीं कर सकते। अब ये 5 सवाल बनेंगे कैसे? इसमें होता ही है कि 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और एक एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है। ये एमसीक्यूज बेस्ड जो क्वेश्चन है ये 15 नंबर का है, और जो 4 क्वेश्चन है ये बाकी 35 मार्क्स के होंगे। अब इस कितने पार्ट्स होते हैं? 6 पार्ट्स हैं, 7 पार्ट हैं, 8 पार्ट हैं। तो ये आपने सेक्शन ए सारा अटेम्प्ट करना है, सारा का सारा कंपलसरी है, इसमें कोई चॉइस नहीं मिलनी आपको। तो इसलिए हमने इसी हवाले से इसकी तैयारी करनी है कि कोई भी चीज़ इसमें से स्किप नहीं करनी, छोड़नी नहीं है। सेकंड हम आ जाते हैं सेक्शन बी के वाले से पढ़ते हैं। सेक्शन बी में क्या है? सेक्शन बी में आपके पास फिर वहां पर 50 नंबर का पेपर है, वहां पर भी 5 क्वेश्चन आने हैं। लेकिन वहां पर एक फायदा है, वहां पर आपको 2 सवालों की चॉइस है, यानी 2 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा दिए होंगे, आपने चूज करना है कि कौन से मैं 5 सवाल अटेम्प्ट कर सकता हूँ। फिर वही बात है कि ये जो 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये पार्ट्स में होंगे, यानी एक पार्ट है, इसमें 2 है, 3 है, 4 है, तो कोई भी एक 20 नंबर का सवाल पूरा नहीं आता। कम से कम उसने जो कोशिश की होती है कि हर एक सवाल में 2 पार्ट हों, ए बी, इस तरह 5 सवाल बनेंगे। इसका मतलब है 5 सवालों का मतलब है कि आपने 10 पार्ट सॉल्व करने हैं। साथ के साथ आप पूरे अटेम्प्ट नहीं कर सकते। उसकी वजह भला क्या है? मैंने इसीलिए शुरू में एक बात कही है कि यहाँ पर इस वजह से बच्चा फेल नहीं होता
कि उसने क्या लिखना था, इस वजह से बच्चा फेल होता है, उसने क्या नहीं लिखना था। तो अपनी तरफ से बच्चा सियाना बन के साथ सवाल अटेम्प्ट कर रहा था, लेकिन वैसे ही क्रॉस कर देता है। तो आई कैप ने हमने टू दी पॉइंट डिस्कशन करनी है। पहले जहां पर भी आप पढ़ते रहे हैं, जैसे एफएससी में आप पढ़ते रहे हैं, आईकॉम आपने किया या मेडिकल इंजीनियरिंग कोई भी आपने स्टडी की है, उसमें कोशिश ये होती है कि वहां पर ज्यादा लिखना, क्योंकि वहां पर सवाल ज्यादा नंबर के आते हैं। यहाँ पर एक मसला है कि आपने टू दी पॉइंट रहना है, या इसको आप ये कह सकते हैं बुलेट फॉर्म में लिखना है, पॉइंट की शक्ल में लिखना है। पैराग्राफ अगर बनाएंगे तो 2 से 3 लाइनों का पैराग्राफ होना चाहिए, इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो वो जो कॉन्सेप्ट है हमारा कि जितने ज्यादा लिखेंगे उतने ज्यादा नंबर बनेंगे, आई कैप में ऐसा नहीं है। जितना ज्यादा लिखेंगे वो पूरा क्वेश्चन क्रॉस कर देगा। अगर वो कहता है फॉर एग्जाम्पल एक एजम्पशंस है, या एक वो कहता है कि जी इसकी कॉजेज बता दें, 4 कॉजेज बता दें इन्फ्लेशन की या किसी भी चीज की, तो अगर हमने 5 कॉजेज लिख दी है, ये भी एक बुरा इंपैक्ट है। जितना उसने कहा है हमने उतना ही ऑप्ट करना है, उतनी ही चीजों को हमने डिस्कस करना है। तो ये पूरा एक 100 नंबर का पेपर है। 100 नंबर के पेपर के हवाले से हम लोगों ने इतनी चीजें उसमें डिस्कस करनी है कि 5 आएंगे सेक्शन ए में, 5 सवाल आएंगे सेक्शन बी में, टोटल मिला के 100 नंबर का पेपर है। इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, नंबर किस तरह एलोकेट करने हैं, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। अब इसमें ये देखें, जो पूरा पेपर है आई कैप का, वो 100 नंबर का जो पेपर है, उसके 4 हिस्से हैं। यानी ये बुक है, इसलिए मैंने पहले आपको बुक भी शेयर कर दी हुई है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स है। इसमें पहला चैप्टर है, ये 5 नंबर का, 10 नंबर, 5 से 10 नंबर का सवाल इसके अंदर से आता है। दूसरा है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में 25 से लेकर 35 नंबर का सवाल इसके अंदर से आता है। इसका मतलब है इसकी वेटेज ज्यादा है, लेकिन इसमें चैप्टर भी ज्यादा है। तीसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, इसमें भी 5 चैप्टर आते हैं। उसके बाद है बैंकिंग एंड ट्रेड, उसमें भी 5 चैप्टर्स आते हैं। अब इसको हमने नाम दिया हुआ डिवीजन ए का, इसको हमने नाम दिया हुआ डिवीजन बी का, इसको हमने नाम दिया हुआ डिवीजन सी का, इसको हमने नाम दे दिया डिवीजन डी का। अब ये पूरे बुक का एक मैंने एनालिसिस कर दिया हुआ है कि किस बुक से कितना पोर्शन आना। डिवीजन ए है, डिवीजन बी है, डिवीजन सी है, डिवीजन डी है। अगर हम डिवीजन ए की बात करें, इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर आता है, फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें सिर्फ बेसिक्स हैं, बेसिक के हवाले से हम डिस्कस करते हैं। डिवीजन बी की बात करें तो डिवीजन बी में टोटल आपके पास 4 चैप्टर हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। यहां तक डिवीजन बी खत्म हो जाती है। इसका मतलब है इन 4 चैप्टर के अंदर से उसने 25 से लेकर 30 नंबर का जो पेपर है वो पूछना है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, डिवीजन सी की बात करते हैं। तो डिवीजन सी में क्या होगा, डिवीजन सी में फिर 5, 1, 2, 3, 4, 5, इस 5 चैप्टर के अंदर से 25 से 35 नंबर का पेपर करना है। इसको डिवीजन सी कहते हैं, जिसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का नाम दे रहे हैं। फिर एक अगली फर्दर इसमें इंफॉर्मेशन है कि नेक्स्ट 5 जो आखिरी 5 चैप्टर बच जाते हैं, इसको हम कहते हैं फाइनेंस पोर्शन, जिसको हमने बैंकिंग और ट्रेड का नाम दे दिया। इस तरह मैंने टिक कर दिया कलर चेंज करके, ताकि आपको ये पता चल जाए कि अगर आपने डिवीजन ए तैयार करनी है, अगर आपने डिवीजन ए, फिर अगर आपने 25 से 35 नंबर लेने हैं माइक्रो में से, तो उसके लिए आपके 2 से 5 तक चैप्टर कंप्लीट थे।
तैयार होने चाहिए। फिर अगर आपने 25 से 35 नंबर लेने हैं मैक्रो के लिए, आपके 6 से लेकर 10 तक तैयार होने चाहिए। अब जरा इसको दूसरे अंदाज से सोच लें। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने चैप्टर 1 छोड़ दिया, इसका मतलब है हम तैयारी कितने की करके गए हैं? 90 मार्क्स की। फिर अगर हम लोगों ने बाकी ये मैक्रो वाला पोर्शन छोड़ दिया, मैक्रो पोर्शन डिवीजन सी की बात कर रहा हूँ, 6, 7, 8, 9, 10 जितने जितने चैप्टर छोड़ते जाएंगे, जैसे 25 नंबर का ये गया, 10 नंबर उधर से गए, इसका मतलब है 35 नंबर का पेपर आपका चला गया। तो आपने तैयारी की है कितने मार्क्स की? 65। अब 65 में से आपने 50 नंबर हासिल करने हैं। पासिंग मार्क्स 50 हैं, 50 नंबर वाला इसमें पास होता है। तो इसलिए चैप्टर हम छोड़ को ही नहीं सकते। हाँ, जरूर ऐसे करेंगे जो चैप्टर में चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, या जिसको हम ये कह सकते हैं कि जी पिछली अटेम्प्ट में आ चुकी हुई हैं, या इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो टॉपिक वाइज मैं चीज़ें छुड़वा सकता हूँ और वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि पूरे का पूरा चैप्टर छोड़ दिया जाए। अल्टीमेटली आप लोगों ने ये 15 चैप्टर करने हैं तो पेपर में क्लियर होना है। 15 चैप्टर में से कोई एक चैप्टर भी छोड़ेंगे, इसका मतलब है आपके पासिंग रेशियो उतनी कम हो गई है। अगर हर एक की वेटेज देख लें, 25 नंबर है, 25 नंबर का मतलब क्या है? हर चैप्टर में से 5 नंबर का सवाल आता है। एक चैप्टर छोड़ने का मतलब है 5 नंबर चले गए, 2 चैप्टर छोड़ने का मतलब है 10 नंबर चले गए, 3 चैप्टर छोड़ने का मतलब है 15 नंबर चले गए। तो इस तरह हमने चैप्टर जितने छोड़ते जाएंगे वैसे वैसे मसला होगा। इस पूरे सिलेबस में चैप्टर छोड़ने नहीं है। मैंने 2 काम किए हैं। पहला, मैंने इसीलिए इस एनालिसिस डिस्कस कर दिया है कि इसमें आपके चैप्टर हैं कितने, इन चैप्टर के हवाले से आप लोगों ने कैसे डिस्कस करना है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो कैसे समझेंगे। इस वक्त तो आपकी फिजिकल क्लासेस नहीं है, हम लोगों ने पहले ही रखा ही इस तरह का सिनेरियो है, क्योंकि अब ये गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट क्या करती है। तो अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया हुआ है कि इंशाल्लाह फेब में क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी। तो हमने पूरा प्लान किया हुआ है, फेब तक सिलेबस की स्पीड में कम रखूंगा, क्योंकि ये सारा ऑनलाइन है। यहाँ पर आप खुद चेक करोगे, चीज़ों को खुद ही एनालिसिस करेंगे, लिखना कैसे है, कैसे कैसे आपने इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मेरे लिए चेक करना मुश्किल होगा। इसलिए सिलेबस की स्पीड में बहुत कम रखूंगा जब तक हमारी फिजिकल क्लासेस स्टार्ट नहीं होती। ठीक है, तो इंशाल्लाह 1 फेब से हमारी मुलाकात होगी फिजिकल क्लासेस में। तब तक फिर ये होगा कि मैं साथ ही आपके नोट्स भी बनवाता जाऊंगा। जो काम करेंगे साथ साथ नोट्स बनाते जाएं, क्योंकि नोट्स बनेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, नोट्स नहीं बनेंगे तो काम खराब है। जो बच्चे नोट्स बना लेंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप पेपर से 2 दिन पहले 3 दिन पहले सारा खुद एक दफ़ा लिखें, पॉसिबल नहीं है। तो ये आपको साथ साथ अभी याद कर करके लिखना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आई कैप स्टडी टेक्स्ट सबसे ज़्यादा प्रेफर करता है अपनी बुक्स को। उसकी अपनी बुक जो है वो अमेरिकन पब्लिशर है, वहाँ से उसने पब्लिश करवाई है। उसकी लैंग्वेज का मसला है, शायद कुछ बच्चों को लैंग्वेज समझ ना आए। इसके लिए मैं कुछ की पॉइंट्स बता दूंगा आपको, मैं कहता हूँ कि जी ट्रिक्स बता दूंगा, टेक्निक्स बता दूंगा कि कैसे आप लोगों ने उसको पास करना है, कैसे आपने उसमें नंबर लेने हैं, कैसे आई कैप के जो टेंशन हैं उससे बचना है। तो इसलिए वो टेक्निक्स बताना मेरा काम है। सिर्फ मैं 2 बातें कहूँगा, जो बच्चे ये 2 काम कर लेंगे इंशाल्लाह उनका पेपर पास है। पहले नंबर पे तो एक क्लास रेगुलर पढ़नी है। फिजिकल में तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं 100 स्टूडेंट्स हैं, तो 100 स्टूडेंट्स को देखना मेरे लिए मुश्किल है कि कैसे कौन सा बच्चा क्लास पढ़ रहा है, कौन सा बच्चा क्लास नहीं पढ़ रहा। तो इसलिए सिर्फ ये जो 10-12 दिन है, क्योंकि बीच में आपके संडे निकल जाएंगे, उसके बाद फिर टाइम अवेलेबल होगा तो संडे भी ऑन करने पड़े तो कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये मसला है कि ऑनलाइन में आपने अपनी जिम्मेदारी खुद प्रूव करनी है। खुद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिलेबस क्या था, कैसे आप लोगों ने परफॉर्म किया। तो पहला काम तो ये क्लास रेगुलर पढ़नी। क्लास मिस हो जाए चलें, कोई मसला नहीं, जाहिर बात है बीमार भी हो जाता है बंदा, कोई मजबूरी भी हो जाती है, कोई फैमिली कमिटमेंट्स होती हैं, जाना पड़ सकता है। अब अगर किसी का कोई लेक्चर रह गया, सबसे बेस्ट वे ये है उसकी रिकॉर्डेड लेक्चर देखे। रिकॉर्डेड लेक्चर जब भी वो देख रहा है, जब भी वो देख रहा है, क्लास से 1 घंटा पहले, क्योंकि हर टाइम तो मैं रिप्लाई नहीं ना कर सकता आपको, क्लास से 1 घंटा पहले आप क्वेश्चन पूछ लें। अगर आपने शरारतें ना की तो मैं ग्रुप को ओपन करूंगा, कोई इसमें प्राइवेसी नहीं होगी। लेकिन अगर इसमें कोई मसले मसाइल हुए तो फिर वो ग्रुप साइलेंट है, फिर आप मुझे इंडिविजुअल मैसेज कर दीजिएगा, ये टॉपिक है, ये पेज है, ये सवाल है, ये मुझे समझ नहीं आया कैसे करना है। मैंने आपको 3 चीज़ों से तैयारी करवानी है। सबसे पहले स्टडी टेक्स्ट। स्टडी टेक्स्ट तो हर बच्चे के पास होगा, लेकिन हमने कुछ ऐसा करना है कि आई कैप पहली अटेम्प्ट में ही हमें पास कर दें। उसके साथ मैंने आपका रजिस्टर बनवाना है जिसमें मैंने की पॉइंट्स बताने हैं।
तो की पॉइंट्स आपको उसी वक्त पता लग सकते हैं अगर आप क्लास पढ़ रहे होंगे। तो अगर क्लास पढ़े होंगे या क्लास अगर नहीं पढ़ी, आपने रिकॉर्डेड लेक्चर सुना है, तो की पॉइंट्स आपको उसी वक्त पता चल सकते हैं, वरना परेशान ही रहेंगे कि आपने क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। दूसरे नंबर पर रजिस्टर बना होगा तो आपके लिए एंड पे तैयारी करना भी आसान है। तीसरी बात, डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर करनी है। जब तक हमारी फिजिकल क्लासेस स्टार्ट नहीं होती, वैसे तो डायग्राम हम इंशाल्लाह उसी वक्त ड्रॉ करेंगे। ज्यादा डायग्राम ना मैक्रो वाले पोर्शन में आगे स्टार्ट होती है, न्यूमेरिकल है उधर, तो उस वक्त आएंगे तो जाहिर बात है टाइम अल्लाह करे कि 1 फेब से कोई आगे एक्सटेंड ना हो तो हम इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी, तो वो इंशाल्लाह फिजिकल में जितने भी आपकी प्रेजेंटेशन के मसले होंगे वो मैं सॉल्व करवाऊंगा। जितनी क्यूरीज होंगी कि जी इसको लिखना कैसे है वो मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो बहरहाल 2 काम है, पहले नंबर पे रजिस्टर बनाएं, सॉरी रेगुलर क्लास पढ़ें, दूसरे नंबर पर है रजिस्टर बना लें। अब बच्चों को मसला ये होता है खास तौर पर फास्ट ट्रैक वालों को कि क्या हमारी ये अटेम्प्ट काउंट होनी है। बेसिकली डिफरेंट स्टूडेंट से आप लोगों ने सुना होगा कि यार ये तो अटेम्प्ट काउंट हो जाएगी तो फास्ट ट्रैक में हरगिज नहीं पढ़ना, वो ये नहीं काम करना। ऐसा नहीं है। जितनी भी आपकी बिग 4 फर्म्स हैं जिनको हम अच्छी फर्म्स कहते हैं, जहां पर आप इंडक्शन के लिए जाते हैं, जितनी कम अटेम्प्ट्स में आप करते हैं, आपका FTS काउंट होता है जो 6 महीने का होता है। आपके जो 6 महीने हैं अगर आप पास कर लेते हैं तो आपकी अटेम्प्ट काउंट होती है मार्च से, क्योंकि दिसंबर अटेम्प्ट में आपने FC क्लियर किया तो आपकी जो कैफ की अटेम्प्ट है वो शुरू होगी मार्च से ऑनवर्ड। तो जो बच्चे ये सब्जेक्ट पास कर लेते हैं, कहीं पर भी नहीं लिखा होगा कि आप लोगों ने फास्ट ट्रैक में पास किया था, कहीं पे मेंशन नहीं होगा, कोई भी फर्म आपको रिजेक्ट नहीं करेगी। हाँ, 1-2 केसेस आए हैं जिन्होंने कहा कि जी हमने फास्ट ट्रैक में इकोनॉमिक्स फेल हो गई थी या फास्ट ट्रैक में हमारी इकोनॉमिक्स रह गई थी, तो उन्होंने कहा कि जी आपने चूंकि एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा लगाई है तो हम आपको इंडक्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये मैं उन फर्म्स की बात कर रहा हूँ जिन फर्म्स को हम ये कह सकते हैं कि वो C ग्रेड फर्म है, ये बड़ी लोअर फर्म्स है। नाम नहीं मैं लेना चाहूंगा, लेकिन ये मार्केट में खबरें चल रही हैं कि जी फास्ट ट्रैक में हरगिज ना पढ़ना, इंडक्शन नहीं होती। ऐसा कुछ भी नहीं है। आई कैप ने ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन, कोई इंपोजिशन नहीं लगाई। ये फास्ट ट्रैक तो बोनस है, आपके पास बाकी 8 पेपर बच जाएंगे। अगर आप 3 अटेम्प्ट में 3-3 करके भी आप अटेम्प्ट कर लेते हो तो एक पेपर आपका यहीं से क्लियर होगा। ये तो आप लोगों के लिए बेनिफिट है, ये तो प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर यही सब्जेक्ट इस वक्त नहीं पढ़ते, ड्रॉप करके आप नेक्स्ट के साथ देते हैं, तो देखें फिर आपके पास चांस कोई नहीं है। आपने 3-6 महीनों की अटेम्प्ट लगानी है, 3 सब्जेक्ट एक मरतबा, 3 सब्जेक्ट दूसरी मरतबा, 3 सब्जेक्ट तीसरी मरतबा। अल्लाह ना करे एक सब्जेक्ट भी रह गया किसी भी एक अटेम्प्ट में, आपकी 4th अटेम्प्ट लग जाएगी। इसका मतलब है आपके 2 साल लग जाएंगे फिर। क्यों? क्योंकि एक पेपर एक्स्ट्रा जो आ गया था, 3-3 अटेम्प्ट के साथ आप दे रहे थे, एक पेपर आपका एक्स्ट्रा बच गया, तो फिर क्या हो गया, एक आपकी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लग गई। यानी एक अटेम्प्ट है 3 मंथ्स की, सॉरी 3 सब्जेक्ट की, 3 सब्जेक्ट्स 3 सब्जेक्ट। ये मैं बात कर रहा हूँ अगर आप फास्ट ट्रैक में नहीं पढ़ते। अल्लाह ना करे इसमें से एक पेपर रह गया, अब इस अटेम्प्ट में कितने पेपर देने हैं, 4, और अगली अटेम्प्ट में 3, एक एक्स्ट्रा पेपर साथ आ गया। अच्छा फर्ज करें एक अटेम्प्ट आपने एक्स्ट्रा बोनस अटेम्प्ट यहीं से क्लियर कर लिया, एक पेपर निकल गया। अगली अटेम्प्ट में आप 3 पेपर चूज करें, फिर 3 पेपर चूज करें और एंड पे 2 पेपर रह जाएंगे। अल्लाह ना करे इसमें कोई एक पेपर रह भी गया तो इसके साथ दे सकते हैं, या इसमें अगर एक पेपर रह गया तो इसके साथ दे सकते हैं। तो आपके पास ज्यादा बर्डन नहीं है। आप एक ऑप्शन ऑप्ट कर रहे हो कि आपने 1.5 साल में 1.5 ईयर में वो अपना कैफ कंप्लीट कर लिया। अगर जितने भी स्टूडेंट्स हैं 1.5 साल में जो बच्चे अपना कैफ क्लियर कर लेते हैं, जितनी भी बिग 4 फर्म्स हैं उनके लिए इंडक्शन का कोई मसला नहीं होता। अक्सर बच्चों से आप लोगों ने सुना होगा कि यार हमारी इंडक्शन ही नहीं हो रही। कभी उनसे पूछ के तो देखें कि भैया आपने कैफ कितने सालों में क्लियर किया। वो आपको बता रहे होंगे कि भाई हमने 2 सालों में क्लियर किया, हमने 3 सालों में क्लियर किया। तो जो बच्चे ये चाहते हैं कि आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में ये चीज़ें निकल जाएं और आपको एक चांस मिल जाए, अल्लाह ना करे कोई पेपर रह जाता है, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे पहली पहली अटेम्प्ट में, तो एक तो टाइम वेस्ट हो गया, पैसे ज़ाया हो गए, एनर्जी वेस्ट हो गई, फ़ायदा। इसलिए यहाँ पर एक बोनस अटेम्प्ट है आपके पास, इसको यहीं पे क्लियर कर लें और ये पेपर होता है पास। मैंने जैसे जिक्र किया पिछली से पिछली अटेम्प्ट का 92% था, पिछली वाले अटेम्प्ट का रिजल्ट 72% था। इसका मतलब है 100 में से 72 स्टूडेंट्स पास हो गए, और जो पिछली अटेम्प्ट थी उसमें 92 स्टूडेंट पास हो गए 100 में से। तो ये बच्चे पास होते हैं क्योंकि उनके पास एक ही सब्जेक्ट है। और कोशिश मेरी पूरी यही होती है, मेरी पूरी एनर्जी आपके साथ है, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं होगी, आप पढ़ने वाले बने।
किसी के नोट्स का मसला है, क्योंकि अगर फिजिकल क्लासेस शुरू हो जाती हैं, अल्लाह करे शुरू हो जाए, तो उम्मीद तो भी पूरी है, क्योंकि हमें नोटिफिकेशन आ गया गवर्नमेंट की तरफ से, SOPs उसने बता दी हैं, हमने सारी तैयारियां कर ली हुई हैं कि जी 1 फ़ेब से इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। अब 1 फ़ेब में जब आप आएंगे, इंडिविजुअल बच्चे मेरे पास आते हैं खास तौर पर, क्योंकि आप नए स्टूडेंट्स हैं कैफ में, बाकी तो कैफ पढ़ते जाते हैं साथ साथ। आप पहली मरतबा पहला पेपर कैफ का अटेम्प्ट कर लें, मेरे पास फैकल्टी रूम में आ जाते हैं। मैंने काफ़ी बच्चों के नोट्स खुद प्रिपेयर करवाए हैं अपने पास बिठा के, तो वो बिल्कुल परेशान नहीं होना। जब फिजिकल क्लासेस ऑन होंगी, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना वो साथ साथ हम करते जाएंगे, उसमें आपने टेंशन नहीं लेनी। कॉलेजेस नेक्स्ट मंडे से ओपन हो रहे हैं बेटा, यूनिवर्सिटीज लेवल जितने भी है वो 1 फ़ेब से ओपन हो रहा है। वो बहरहाल जैसे भी, हमारी तो पूरी कोशिश है भाई कल से शुरू हो जाए, तो वो जितने भी 2 वीक्स हैं अभी 2 हफ्ते, ये आपको बस कह सकते हैं कि जी सब्र शुक्र करके गुजारने पड़ेंगे ऑनलाइन। बाकी जो फिजिकल में जितनी कसर रह जाएगी हम फिर पूरी कर लेंगे इंशाल्लाह। मैं आपके पास हूँ, टाइम भी अवेलेबल होगा, और उसके बाद हमने साथ ही डायग्राम पास बिठा के नोट्स में जो क्यूरीज होंगी, लेकिन मकसद ये है कि आपने साथ साथ उस वक्त तक तो बनाते जाना है ना जब तक क्लासेस ऑन नहीं होती। जैसे ही क्लासेस ऑन होती हैं, गवर्नमेंट हमें डिक्लेयर करती है, साथ ही हम कर लेंगे सिलेबस इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरे पास जो प्लान बना हुआ है, हर डेली बेसिस का बना हुआ है कि इस 2 घंटे में मैंने आपको कितना पढ़ाना है। सिर्फ रूटीन वाइज आप काम करते जाएं इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि कहते हैं हो सकता है मैं मेहनत का सिलम ना दे सकूं। आपने पेपर किया, आपने स्टडी किया है, तो कोई शख्स ना देख रहा हो, कोई टीचर ना देख रहा हो, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात मुबारका वो ज़रूर देख रही होती है। जिस बच्चे ने एफर्ट किया ना, जिस बच्चे ने मेहनत किया है, उसकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं जा सकती। डजेंट मैटर वो मुझे चेक करवा रहा है, नोट्स चेक करवा रहा है नहीं करवा रहा, डजेंट मैटर कि वो खुद मुझे बताने आया कि सर मेरे पास हैं पेपर, मेरे फेल हैं, डजेंट मैटर, अल्लाह ताला तो देख रहा है ना। तो मेहनत करेंगे, मेहनत का कोई सब्सिडरी वे नहीं है, चोर दरवाजा नहीं है, क्योंकि मेहनत का सिला किसी शख्स ने नहीं देना, मेहनत का सिला अल्लाह ताला की ज़ात ने देना। तो एफर्ट करेंगे कामयाब होंगे, एफर्ट नहीं करेंगे तो फिर अगली अटेम्प्ट, फिर अगली अटेम्प्ट, फिर अगली अटेम्प्ट। एक दफ़ा पढ़ना तो पढ़ना ही है यार आपने। पंजाबी में अक्सर मेरी वालदा कहती हैं, वेले की नमाज और कवेले की टकरें। अगर आपने नमाज पढ़नी है ना तो टाइम पे पढ़ें, कज़ा करके नमाज पढ़ेंगे ना तो नमाज में वो फातियत नहीं रहती। इसलिए जो टाइम है आपका, वो टाइम पे काम कर लो, इंडक्शन बेहतरीन हो जाएगी आपकी। और इंडक्शन की बेस पर आपकी बड़ी वर्थ होती है आपके सीए की, कि आपने इंडक्शन यहाँ से किया है, आपने आर्टिकलशिप यहाँ से किया है। तो आर्टिकल्स के लिए ज़रूरी है कि आपकी कम से कम अटेम्प्ट लगें और आप कैफ के सारे पेपर जो हैं वो क्लियर कर लें। तो खैर ये एक जर्नल इसमें था, मैंने डिस्कस किया। अब यहाँ तक मैंने ओवरऑल डिस्कस किया है फास्ट ट्रैक के हवाले से, आपके सिलेबस के हवाले से। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें बेटा। हाँ जी, ये बेटा जितनी क्वेरीज हैं विदाउट एनी हेजिटेशन मेरी बात सुने। मैं छोटे भाई हैं आप लोग, छोटे बहन भाई हैं आप लोग, तो मैंने इसी तरह आपको लेकर चलना है कि कोई क्यूरी हो, जो बच्चे काफ़ी मुझे जानते होंगे, कुछ नहीं जानते बहरहाल, तो ये परेशान नहीं होना कि सर पता नहीं क्या कहेंगे, 10 दफ़ा सवाल पूछे, लेकिन वो सवाल टॉपिक रिलेटेड होना चाहिए। अब एक बच्चे ने अच्छा सवाल पूछा है, वो कहता है कि जी स्टडी टेक्स हमारी बेसिक बुक रहेगी। जी बेटा हुज़ैफा, स्टडी टेक्स से हम लोगों ने तैयारी करनी है। अच्छा कुछ ऐसा होता है कि जी कुछ नोट्स आपको मैं दे दूंगा, वो नोट्स कौन से दूंगा? कुछ बच्चे कहते हैं कि जी सर इसकी ना लैंग्वेज बड़ी मुश्किल है, इसकी लैंग्वेज मुझे समझ नहीं आ रही, सवाल की पता नहीं डेफिनेशन उसने क्या लिख दी है, तो मुझे काइंडली इसके नोट्स दे दें, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैंने वैसे तो पहले ही नोट्स बनाए हुए हैं, मैंने पहले ही नोट्स बना दिए हुए हैं कि जी यहाँ पर वो हर एक टॉपिक वाइज आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करता रहूँगा। हाँ जी सॉफ्ट में है, अगर यहाँ पर आएंगे जाहिर बात है फिजिकल क्लासेस ऑन होंगी तो मैंने फोटोकॉपियर के पास भी रखवा दिए हुए हैं, यहाँ से तो आपको हार्ड फॉर्म में मिल सकते हैं, लेकिन अभी तक के लिए फिर मैं आपको सॉफ्ट फॉर्म में सेंड करता जाऊँगा, ठीक है। कैलकुलेशन भी है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, इकोनॉमिक्स में इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। स्टडी टेक्स्ट बेटा मैंने आपको ग्रुप में सेंड कर दिया हुआ, क्योंकि अभी तो मैं आपको हार्ड फॉर्म, अभी स्टडी टेक्स्ट बेसिकली जो फास्ट ट्रैक है ना, उसमें स्टडी टेक्स्ट जो है वो मैं पता कर लेता हूँ कैसे मिलता है आपको, जितने फास्ट ट्रैक के स्टूडेंट्स हैं इकोनॉमिक्स का स्टडी टेक्स्ट आपको कैसे मिलेगा। तो
अच्छा बेटा, ये आपको फिजिकल है वो कैसे मिल सकता है वो देख लें ज़रा, कि आपने ऑनलाइन पोर्टल पर जाना है, जो आपका स्कैन्स आईडी या लॉगिन है, वहाँ से जाके ऑनलाइन आप ऑर्डर कर दें उनको। पोर्टल पे उनका एक वेबसाइट पर फॉर्म अवेलेबल है, वो फॉर्म फिल करेंगे तो वो आपको टाइम बता देंगे, 1-2 दिन में जो भी उन्होंने टाइम आपको रिप्लाई आ जाएगा। तो वहाँ से आई कैप ऑफिस जाके फिर आप वहाँ से ले सकते हैं जो भी आपके सिलेबस है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, यानी कैफ 2 पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे कैफ 1 भी पढ़ रहे हैं सारा, तो आपको आई कैप ऑनलाइन पोर्टल पर जाना पड़ेगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मैंने एक सेंड कर देता हूँ आपको नंबर, जो पहले भी किया हुआ था, हमारे अब्दुल रहमान साहब साथ होते हैं, जो एडमिन में भी इंक्लूड है। अगर कोई क्यूरी है तो वहाँ से डिस्कस कर लीजिएगा, फ्रंट डेस्क से आपको कॉन्टैक्ट करवा देंगे, तो वो भी आपको बता देंगे कि जी कैसे आपको जो है वो मिल सकता है। हाँ, ये एक अच्छा सवाल बेटे ने पूछा है कि जी कैफ 1 और 2 दोनों इकट्ठे फास्ट ट्रैक में ऑप्ट कर सकते हैं। हार्ड कॉपी बेसिकली ना, जो नोट्स हैं वो नोट्स अभी पब्लिश, मेरी प्रैक्टिस किट एक पब्लिश हुई है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। जो प्रैक्टिस किट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ठीक है। लेकिन वो उसका इशू ये है कि जब फिजिकल में आएंगे उस वक्त हो सकता है वो पॉसिबल, ठीक है। अभी मैं आपको सारी चीज़ें सॉफ्ट में सेंड करूंगा। मसला सिर्फ ये है कि जब आप फिजिकल आएंगे ना, फिर तो कोई मसला ही नहीं ना, फिर तो आपको हर चीज़ फिजिकल मिल जाएगी। इस वक्त आपको सॉफ्ट में सेंड हो सकती है वो चीज़, ठीक है। अब इसमें कितना टाइम देना चाहिए, ये एक बच्चे ने अच्छा सवाल किया। अच्छा, टाइम वही होता है जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए। मैंने आज एक चैप्टर दिया, अगर वो 10 मिनट में पूरा हो गया तब भी ठीक है, 1 घंटे में पूरा हो गया तब भी ठीक है, 3 घंटों में पूरा हो गया, आपने डेली का काम डेली करना है। डजेंट मैटर कितना टाइम देना पड़ता है, टाइम मैटर नहीं करता, सिलेबस मैटर करता है। आज का काम आज करके सोना है आपने। पीसीएससी अभी ना दें, पीसीएससी बेटा अभी आपने नहीं देनी, पीसीएससी बाद में देंगे। हाँ, एक और बच्चे ने सवाल पूछा था अकाउंटिंग के हवाले से, क्या ये दोनों ऑप्ट कर सकते हैं? मेरा मशवरा ये है, एक ऑप्ट कर लें। अकाउंटिंग में उन बच्चों को प्रेफर करूंगा कि जितने बच्चों का बैकग्राउंड है अकाउंटिंग का, जैसे एओ लेवल में पढ़ के आए हैं, जैसे बीकॉम में पढ़ के आए हैं, या अगर कहीं पर भी नहीं पढ़ी तो आपका क्यूएम बड़ा अच्छा था, आपका अकाउंट्स बड़ा अच्छा है, क्यूएम में आपको कोई मसला नहीं था, आपके सारे टेस्ट पास हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होती लैंग्वेज की, तो फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर आप दोनों भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने दोनों ऑफर किए हैं, अकाउंटिंग भी ऑफर किया हुआ है और इकोनॉमिक्स भी ऑफर किया हुआ है। तो ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं, मैं तो एक्सपीरियंस पर बात कर रहा हूँ, जो ज्यादा स्टूडेंट ऑप्ट करते हैं, ये मैटर करता है कि जितने मर्जी आप ऑप्ट कर लें वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आपने अकाउंटिंग की बेस थोड़ी बहुत है तो फिर जरूर ऑप्ट करें। ऑप्शन है आपके पास, 2 पेपर निकल जाएंगे अभी। लेकिन जो 99% स्टूडेंट हैं वो सिर्फ कैफ 2 अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पेपर होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह सारे स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते, ठीक है। अगर एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, टाइम पड़ा हुआ है, तो अगला टॉपिक भी हम शुरू कर देंगे, कोई मसला नहीं है। पहले मैं देख लूँ और किसी का क्वेश्चन रह तो नहीं गया। शुएब अली बेटा, आप कांटेक्ट कर लें उनसे, क्योंकि ये जो ज्वाइनिंग के मामलात हैं ये फ्रंट डेस्क मैनेज करता है, तो वो आपको डिस्कस कर देगा। शुएब, अगर पेपर में एब्सेंट हो जाते हैं तो अटेम्प्ट काउंट नहीं होती, पेपर में अगर एब्सेंट होते हैं ना तो फिर अटेम्प्ट काउंट नहीं होती। टाइम का मैंने बता दिया, एक दिन में आपने टाइम देना है टॉपिक रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, आप बेटा मुझे पर्सनल नंबर से मैसेज कर दें आईडी स्कैन्स का लिखकर, वो मैं ऐड करवा देता हूँ आपको। मोहम्मद मुजम्मिल, 1 फरवरी के बाद कॉलेज से बुक ले सकते हैं, तो ये अगर आपने एड्रेस इधर का दिया हुआ है तो फिर इधर से ही आपको मिल जाएगी। पूरा सिलेबस हमने करना, हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल है, 2-3 बच्चों ने ये पूछा हुआ है। उसने कहा है कि जी हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है कि सारा सिलेबस करना है? बेटा हमने सारा सिलेबस करना है, हमने छोड़ना कुछ नहीं है, क्योंकि आई कैप आजकल जो पेपर दे रहा है ना, उसमें कोई चीज़ हम छोड़ ही नहीं सकते। आई कैप जो पेपर में चीज़ें दे रहा है वो आजकल हम छोड़ ही नहीं सकते। एक आईडी नोट कर लें, 109801, ये चेक कर लें ड्यूज और इसको ऐड कर लें इसमें। जी बेटा मुजम्मिल, मैंने चेक करवा देता हूँ एक दफ़ा, अगर ड्यूज वगैरह ओके हैं तो मैं आपको ग्रुप में ऐड करवा देता हूँ, ठीक है। हाँ जी, मार्च अटेम्प्ट स्प्रिंग अटेम्प्ट को कहते हैं कामरान, मार्च अटेम्प्ट स्प्रिंग अटेम्प्ट को कहते हैं। आई कैप रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन 21 जनवरी है, 21 जनवरी तक आपकी डेडलाइन है, 21 जनवरी तक आप कर सकते हैं। ठीक हो गया बेटा, उम्मीद है कि यहाँ तक और कोई क्यूरी नहीं है। मैंने इसलिए कहा है बेटा, क्वेश्चन जो होता है ना वो आधा नॉलेज होता है, क्वेश्चन जो होता है वो आधा नॉलेज होता है, ठीक है। अगर आपने
ठीक है, एक बच्चे ने और कहा है कि सर नमाज के लिए ब्रेक का टाइम दे दिया करें, 2 घंटे की आपकी क्लास है। चलें ठीक है, 10 मिनट का हम ब्रेक कर लेंगे, आप भी नमाज पढ़ लें, मैं भी नमाज पढ़ लूंगा। ठीक है, तो वो 10 मिनट अभी देख लेते हैं, उसके बाद मगरिब की नमाज भी हमारी बीच में आ जाएगी। ये 10-10 मिनट के 2 ब्रेक कर लेते हैं ताकि आपके लिए भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेक पे गए हैं, समोसे पकौड़े चाय पीने चले गए हैं और उसके बाद फिर खाना शाना खा के वापस आए हैं तहज्जुद के टाइम। तो इसलिए कोशिश करें कि जो 10 मिनट का ब्रेक है, 10 मिनट बाद वापस भी आ जाए नमाज पढ़ के। ठीक है, नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ लें, मोस्ट वेलकम। हाँ, मार्केट में बुक्स चल रही हैं, बिल्कुल चल रही हैं, लेकिन वो नहीं लेनी। उसकी वजह ये है कि मार्केट में जो आई कैप है, आई कैप के सेम अल्फाज यूज़ करेंगे तो कॉपीराइट का मसला आ जाएगा। तो इसलिए कॉपीराइट का इशू आएगा तो वो दूसरा बंदा किताब में वो ही नहीं लिख सकता जो आई कैप में है। तो आई कैप में बेहतर लिखा हुआ है, जो मसला होगा हम वहीं से डिस्कस करेंगे। बाकी लोगों ने भी आई कैप को कॉपी किया है, तो जहां से कॉपी किया है तो उसी को क्यों ना पढ़ लें असल किताब को। ठीक है, अभी फिलहाल हम आई कैप से पढ़ने लगे हैं। ठीक है, आज मैं एक लेक्चर शुरू करता हूँ। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि काफ़ी बच्चे नए हैं, परेशान ना हो। जो क्यूरीज हैं मैं भी सॉल्व कर दूँ, जो परेशानियाँ हैं मैं भी सॉल्व कर दूँ। फिर भी अगर रह गई कुछ बातें, अगर कुछ बातें रह जाती हैं तो मुझसे पूछ लीजिएगा आप। व्हाट्सएप पे मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है, क्लास से पहले 1 घंटा आपके लिए अवेलेबल हूँ। जो जो आपने क्यूरी पूछनी है आप पूछ लें, मैं आपको रिस्पॉन्ड करता जाऊँगा। सिलेबस इंशाल्लाह 1 हफ्ता पहले कंप्लीट हो जाएगा हमारा, उसके बाद फिर रिवीजन होगी, 3 से 4 दिन में हम रिवाइज कर लेंगे उसको, क्योंकि आपका टाइम कम है ना। वरना तो नॉर्मल स्टूडेंट्स को हम 2 हफ्ते पहले फ्री कर देते हैं, आपको 1 हफ्ता पहले फ्री मिल जाएगा। चलें बेटा, नमाज का ब्रेक कर लेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, आज फिर आगे शुरू करते हैं। तो मैंने ये कहा था रोड मैप आपको पता होना चाहिए। एक और आप लोगों की आसानी के लिए मैंने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है, सिर्फ फास्ट ट्रैक के लिए स्पेशली। बाकी स्टूडेंट्स को भी मैंने दिया हुआ है, आपके लिए बनाया इसलिए था कि ये पता चल जाए सिलेबस है कितना, कि सिलेबस है कितना। क्योंकि सिलेबस के हवाले से अगर हम डिस्कस करते हैं तो ये आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा चैप्टर है, कौन सा टॉपिक है जो आप लोगों ने डिस्कस करना है। अब इसमें मैंने ये काम किया, एक चैप्टर में आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि एक लेक्चर में हो सकता है मैं पूरा चैप्टर ख़त्म करवा दूं। अब बच्चे ये सोचता है कि यार इसमें तो ये हमने कहाँ से पढ़ा था, मैंने छुट्टी कर ली है, मैं लेट आया हूँ, या जो भी क्यूरीज थी। एक चैप्टर के अंदर कितनी चीज़ें शामिल हैं मैंने सारा वो लिख दिया। इस चैप्टर में हमने ये पढ़ना है। इसका एक और फायदा भी है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीज़ें आप लोगों ने ज़्यादा अच्छे ध्यान से करनी है, जिसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन जिसके आने के चांसेस ज़्यादा है ना, वो भी हमने बेहतर तौर पर करने हैं। ठीक है बेटा, वो आप देख लें, ऐड कर दिया आपको ग्रुप में मुजम्मिल बेटा। अच्छा, फर्दर देख लें, चैप्टर 2 में कौन से टॉपिक्स हैं, चैप्टर 3 में कौन से टॉपिक हैं, चैप्टर 4 में कौन से टॉपिक्स हैं, 5 में। इसका एक फ़ायदा आपको भी होगा, ये ये फ़ायदा होगा कि आपको ये पता चल जाएगा मेरे ये टॉपिक कंप्लीट हैं। ये टॉपिक मेरे किसी छुट्टी की वजह से, किसी एब्सेंस की वजह से, या कोई भी मसले की वजह से ये टॉपिक मेरे रह गए हुए हैं, ये टॉपिक मैंने करने हैं। मसला भला क्या है, आपके घर का एड्रेस है, स्कैंस का भी एड्रेस है, हर जगह का कोई ना कोई एड्रेस होता है। अगर हमें रास्ता पता चल जाए, रोड मैप पता चल जाए, तो हम बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं। लेकिन किसी नई जगह जा रहे हो ना, तो हमें पूछ पूछ कर जाना पड़ता है। तो बजाय कि नए स्टूडेंट्स के लिए परेशानी हो, तो मैंने टॉपिक वाइज एनालिसिस कर दिया हुआ। इस टॉपिक में, इस चैप्टर में ये चीज़ें पढ़नी है, इस टॉपिक में ये चीज़ें पढ़नी है, इस टॉपिक में ये चीज़ें पढ़नी है। जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे आप टिक करते जाएंगे। फिर आपको ये भी पता होगा कि हमने इसमें से इतने टॉपिक करने हैं जो हमारे रह गए हैं, ये हमारा सिलेबस है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको शेयर कर दिए हुए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको शेयर कर दिए हुए हैं ग्रुप में, आप देख सकते हैं। सिर्फ मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा हूँ कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसे पता चलेगा कि 5 से 10% कहाँ से आना है, 25 से 35% कहाँ पर आना है। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, अब आते हैं वापस बुक के हवाले से, हम बात करते हैं जहाँ से हमने आज पढ़ना अपना शुरू करना है।
जी बेटा 1 मिनट इसका मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ, वो स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी, मैं 1 मिनट इसको दोबारा फिर शेयर कर देता हूँ। जी बेटा, अब बुक के हवाले से हम डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है, कि बुक में टोटल आपके पास जो चीज़ें हैं वो कैसे कैसे हमने डिस्कस करनी है। तो आज हमने चैप्टर 1 के हवाले से डिस्कस करना है कि चैप्टर 1 में आपने कौन कौन से बातें डिस्कस करनी है। अब आपने काम भला क्या करना है, अपने पास एक नोटबुक पकड़ लें, ठीक है, जैसे जैसे मैं ड्रॉ करता जा रहा हूँ, या तो क्योंकि अगर आपके पास बुक हो ना तो बेशक आप बुक पे ड्रॉ करते जाएं, बुक पे चीज़ें लिखते जाएं, हाईलाइट करते जाएं। अभी फिलहाल आपके पास बुक नहीं है तो दो हल हैं आपके पास, या तो एक काम करें, आप इसको लिखते जाएं साथ साथ रजिस्टर पर, या अगर आप बुक का प्रिंट निकलवा लेते हैं तो बुक के प्रिंट पर भी आप इसको लिख सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, तो आज हम इंशाल्लाह शुरुआत करते हैं इसके हवाले से। पहला टॉपिक हम पढ़ने लगे हैं। बेसिकली कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा जाता है तो उसकी अपनी लैंग्वेज होती है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा जाए ना तो उसकी लैंग्वेज है। अच्छा एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, सॉरी, कि इस अब जो व्हाट्सएप पे आपने मैसेज करनी है ना, क्योंकि मैंने विंडो दूसरी ओपन की है बुक वाली, अब आपने कोई मैसेज पूछना है, कोई सवाल पूछना है तो वो आपने ग्रुप में पूछना है, व्हाट्सएप ग्रुप पे, क्योंकि जब मैं ये विंडो ओपन करता हूँ ना तो फिर आपकी चैट नहीं मैं पढ़ सकता। तो चैट अगर पढ़नी है तो फिर मुझे दूसरी विंडो ओपन करनी पड़ेगी, तो इसलिए का बेहतर हल है कि वो फिर मैं साथ साथ आपसे शेयर करता जाऊंगा। जितने बच्चों का ग्रुप बना हुआ है वो ग्रुप्स में पूछ लें, ठीक है, ग्रुप मैंने ओके कर दिया हुआ है। व्हाट्सएप मैंने ओपन कर दिया हुआ है बेटा, उसमें अगर कोई मसला है तो पूछ सकते हैं आप, कोई क्यूरी है तो, क्योंकि यहाँ पर मुझे दूसरी विंडो में नहीं पता चलेगा किसी ने मुझे मैसेज किया तो खैर शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला आज इसका लेक्चर है। तो इकोनॉमिक्स होती क्या है, सबसे पहले तो हम ये पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स को डिफाइन कैसे किया जाता है। एक टॉपिक पढ़ लें, उसके बाद अजान का फिर नमाज का ब्रेक करते हैं थोड़ा सा। बेटा इकोनॉमिक्स में सबसे पहले नंबर पे हम ये देखते हैं, मैं यहाँ पर साथ साथ मेंशन करता जाता हूँ बेटा, ये सिर्फ अभी समझा रहा हूँ, इसमें पेपर में कुछ नहीं आना, लेकिन मैंने कहा है कि जितने ज़्यादा अच्छा पहले आप जाते हैं किसी भी जॉब के लिए तो अपना तारुफ करते हैं ना, इसी तरह अगर हम एक सब्जेक्ट पढ़ने लगे हैं तो पहले उसका तारुफ होना चाहिए कि जी इकोनॉमिक्स है क्या, फिर आगे पेपर में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो बात की बात है। इकोनॉमिक्स में टोटल हम 3 चीज़ों को डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक्स में टोटल हम 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। कौन सी 3 चीज़ें, वो ज़रा देखनी है आपने मेरे साथ कि वो 3 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले नंबर पे जो इसका पॉइंट है वो है नेचर, यानी इकोनॉमिक्स में हम किन चीज़ों का डिस्कशन मुतालिया करेंगे। तो पहले नंबर पे आती है नेचर, इकोनॉमिक्स की नेचर क्या है। दूसरे नंबर पर आती है स्कोप, इसमें हमने पढ़ना क्या है। तीसरे नंबर पर आती है फील्ड ऑफ स्टडी, ये मैंने कहा अभी जर्नल में डिस्कस कर रहा हूँ, और ये कोशिश मेरी पूरी होती है, जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं अगर वो साथ साथ लेक्चर पढ़ते जाते हैं ना तो उनके नोट्स अभी बनते जाएंगे, दोबारा खुद से उनको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, खुद से उनको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए नोट्स अभी अभी बनाते जाएं, बेहतर रहेगा आपके लिए। अच्छा बेसिकली हम पढ़ते क्यों हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ना एक साइंस का सब्जेक्ट है, और इसके वर्ड के लिए एक यूज़ किया जाता है चॉइसेस। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं मार्केट में, जब भी हम जाते हैं कोई चीज़ परचेज करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें मिल रही होती हैं, चॉइसेस मिल रही होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं शूज़ परचेज करने चला गया हूँ, मैं कोई शर्ट परचेज करने चला गया हूँ, अब मार्केट में डिफरेंट क्वालिटीज़ भी हैं, डिफरेंट प्राइसेस भी हैं, तो अब मैं कौन सी चीज़ परचेज करूँगा। मैं एक शर्ट परचेज करने जा रहा हूँ, 1,000 वाली शर्ट भी है, 5,000 वाली शर्ट भी है, 10,000 वाली शर्ट भी है, मैं कौन सी परचेज करूँगा। तो मेरे पास चॉइसेस हैं। अब मैंने इस चॉइसेस के अंदर
चूज करना है क्या चीज मेरे बजट के मुताबिक है, जितने मैं पैसे जेब में लेके गया हूं उसके अंदर से कौन सी चीज मेरे पास अवेलेबल हो सकती है, इसका नाम इकोनॉमिक्स है। अब इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स हम पढ़ते इस वजह से हैं क्योंकि हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं स्केयरसिटी। स्केयरसिटी क्या होती है? स्केयरसिटी का मतलब ये होता है कमी, किल्लत, शॉर्टेज। किल्लत के वाले से मैं उर्दू में भी साथ साथ इसके लिख देता हूं। किल्लत की बात करेंगे, शॉर्टेज की बात करेंगे, रिडक्शन कमी की बात करेंगे, तो ये स्केयरसिटी होती है। अगर तो पूरी दुनिया के रिसोर्सेस बेतहाशा होते, मुझे जॉब करने की जरूरत नहीं पड़नी थी, मुझे कोई कारोबार करने की जरूरत नहीं पड़नी थी, खाना पीना आराम से मिल जाता। हमारा मसला ही शुरू उस वक्त होता है हमारे पास चीज़ों की शॉर्टेज है। पैसा आएगा तो कंज्यूम करेंगे, इनकम आएगी तो एक्सपेंस करेंगे, इसका मतलब ये हुआ चीज़ों की शॉर्टेज है, स्केयरसिटी है। तो इकोनॉमिक्स को सिर्फ और सिर्फ इस वजह से पढ़ा जाता है क्योंकि आपके पास शॉर्टेज है। अब शॉर्टेज किसकी? शॉर्टेज किसकी? स्केयरसिटी है, शॉर्टेज है किसकी? ऑफ रिसोर्सेस। आपके पास वसाइल की कमी है, आपके पास वसाइल की कमी है, इनकम की कमी है, शॉर्टेज है, इसलिए आप सारी मार्केट खरीद कर नहीं लेके आ सकते। हर चीज आप खरीद कर नहीं लेके आ सकते, क्यों? क्योंकि आपके पास शॉर्टेज है। इसी को कहा जाता है, इसी को कहा जाता है कि ये आपकी इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है, इसको हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी कहते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब क्या ये बात ठीक है? मैं अपनी बात से शुरू करने लगा हूं। मैं जॉब करता हूं, ठीक है, तो मैं कहता हूँ यार मेरी आमदनी कम है, क्यों? शॉर्टेज है, वसाइल कम है, ठीक है। किसी फकीर की बात कर लें जो मांगने वाला है, वो भी यही कहेगा कि यार मेरे वसाइल कम है। किसी बादशाह की बात कर लें, किसी वजीर की बात कर लें, अपने चीफ मिनिस्टर की बात कर लें, कोई भी शख्स है, अमीर से अमीर तरीन, गरीब से गरीब तरीन, कोई भी शख्स ये नहीं कहेगा कि यार मेरे पास वसाइल बहुत ज्यादा है। हमेशा स्केयरसिटी होगी, शॉर्टेज है वसाइल की। तो शॉर्टेज की वजह से हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, शॉर्टेज की वजह से हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। अगर शॉर्टेज ना हो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ना हो, तो हम कभी भी इकोनॉमिक्स ना पढ़ें। लेकिन इकोनॉमिक्स में सिर्फ और सिर्फ डिस्कस किया जाता है किसको? शॉर्टेज को। कमी है, शॉर्टेज है, पैसे कम है, मेरे भी पैसे कम है। जो अमीर से अमीर तरीन शख्स है उसको वो भी कहता है यार मेरे पास पैसे कम है, जो गरीब से गरीब तरीन शख्स है वो भी कहता है मेरे पास पैसे कम है, मेरे पास रिसोर्सेज कम है। अब कैसे पूरा करें? कम पैसों में कैसे पूरा करें? आप अपनी बात करें। आप इस वक्त जॉब नहीं करते, पॉकेट मनी लेते हैं। कोई बच्चा कहता हो यार मेरी पॉकेट मनी बहुत ज्यादा है, मेरे से वापस ले लो। अपने पेरेंट्स को पॉकेट मनी वापस कर दे? नहीं। जितनी भी पॉकेट मनी मिलती है उसके लिए हमने पहले से प्लान किया होता है, इस महीने पॉकेट मनी मिलेगी, इस महीने मुझे पैसे मिलेंगे वालदेन से, तो मैंने लैपटॉप लेना है, मैंने मोबाइल लेना है, मैंने ये काम करना है, मैंने वो काम करना है। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि इनकम की शॉर्टेज होती है, क्योंकि वसाइल की शॉर्टेज होती है, इस वजह से फिर हम कहते हैं कि हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा बेसिक मसला यही है, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम ही यही है। नाशुक्री की बातें कर रहे हैं? नहीं सर बेटा, नाशुक्री की बातें नहीं मैं कह रहा, ये तो हम इकोनॉमिक्स की बात करें, ये तो रियलिटी है।
ये तो रियलिटी है। चलें अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, अगर जितने भी अल्लाह ताला के नेक बुजुर्गाने दीन हैं, जितने भी नेक लोग हैं, वो एक नमाज पढ़ते हैं, उनका फिर दोबारा दिल करता है नमाज पढ़ने को, फिर दोबारा दिल करता है। इसका मतलब है हमेशा इंसान में ख्वाहिश रखी गई है, शॉर्टेज रखी गई है, ये उसकी फितरत में है, उसकी नेचर में है। ठीक है, तो बहरहाल नेचर की बात हम कर रहे थे कि इकोनॉमिक्स को क्यों पढ़ा जाता है, क्योंकि हमारे पास वसाइल कम है। ठीक है, स्कोप की बात करें, स्कोप की बात करें, स्कोप का मतलब क्या होता है? स्कोप का मतलब क्या होता है, कोई बच्चा मुझे बता दे। इसको उर्दू में कहते हैं वसत, इसको उर्दू में कहते हैं वसत। अगर आप क्रिकेट मैच देखते हैं, फुटबॉल मैच देखते हैं, एक स्टेडियम बना होता है, स्टेडियम के अंदर जो भी परफॉर्म हो रहा होता है वो स्टेडियम का स्कोप है। एक क्लास की चार दीवारी है, उस चार दीवारी के अंदर जो जो भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो क्लास है, वो क्लास की स्कोप है। इसी तरह इकोनॉमिक्स की बुक में जितने चैप्टर, 15 चैप्टर आपने पढ़ने हैं, तो ये 15 चैप्टर इकोनॉमिक्स की स्कोप है। अब हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की। बेसिकली इकोनॉमिक्स की स्कोप क्या है? इकोनॉमिक्स की स्कोप है ह्यूमन बिहेवियर। क्या? ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है? ह्यूमन बिहेवियर होता है, मुझे भूख लगी है, आपको भी भूख लगती है, आप खाते हैं, मुझे भी भूख लगी है, मैं भी खाना खाऊंगा। लेकिन होगा क्या, मेरे खाने में टेस्ट में फर्क हो सकता है मुझे ब्रेड पसंद है, हो सकता है किसी दूसरे शख्स को, मिस्टर ए को बर्गर पसंद है, मिस्टर बी को पिज्जा पसंद है। इसका मतलब है हमारा बिहेवियर डिफरेंट होगा ना। मकसद एक ही है, मकसद एक ही है कि हमने पेट भरना है। लेकिन किसी को कोई चीज पसंद है, किसी को कोई चीज पसंद है, इसका मतलब हुआ ह्यूमन बिहेवियर वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। अब एक शख्स भूख में क्या क्या खा सकता है, ये स्कोप है। मुझे पैसे चाहिए, मेरी डिग्री चार्टर्ड अकाउंटेंट की है, मैं सीए हूं, मैं क्या क्या काम कर सकता हूं, मैं एमफिल इकोनॉमिक्स हूं, तो मैं किस लेवल की इकोनॉमिक्स पढ़ा सकता हूं, तो ये मेरी स्कोप है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री ले लेते हैं, कहां कहां पर आप जॉब कर सकते हैं, किस किस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, ये आपके चार्टर्ड अकाउंटेंसी की स्कोप है। स्कैन्स की बात करते हैं, स्कैन्स में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, ये स्कैन्स की स्कोप है। कौन कौन सी डिग्रीज करवाई जाती हैं, ये स्कैन्स की स्कोप है। आप जहां से भी स्कूलिंग करके आए हो, जहां से भी आप कॉलेज से पढ़ के आए हो, आपके कॉलेज में कौन कौन सी डिग्री होती हैं, कौन कौन से लेवल्स डिस्कस किए जाते हैं, ये उस कॉलेज का स्कोप है। तो इसका मतलब ये हुआ इकोनॉमिक्स का स्कोप फिर क्या हुआ, ह्यूमन बिहेवियर। कि ह्यूमन का मुतालिया करेंगे हम, लोगों की जिंदगी का मुतालिया करेंगे कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों की पैसे की किल्लत को कैसे पूरा किया जाए, उनके वसाइल को कैसे बेहतर किया जाए, उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व किया जाए, तो ये इकोनॉमिक्स का काम है। इसमें फिर हम आगे फर्दर चीज़ों को डिस्कस करेंगे, वो खैर बात की बात है। आखिरी पॉइंट है फील्ड ऑफ स्टडी। आखिरी पॉइंट है फील्ड ऑफ स्टडी। फील्ड ऑफ स्टडी में क्या है, यानी इकोनॉमिक्स की बेस क्या है। इकोनॉमिक्स की अगर हम कह दें कि इसको वन वर्ड में सब्सिट्यूट कर दें, अगर हम इसको कह दें कि वन वर्ड में सब्सिट्यूट कर दें, तो फिर क्या होगा। फील्ड ऑफ स्टडी में ये कहा जाता है वेल्थ। पैसे के वाले से, बेटा चैट इसकी मैंने ऑफ की हुई है इधर से, तो मैंने चैट उधर ना करें काइंडली। आपने जो क्वेश्चन पूछना है वो यहाँ पर पूछ लें, क्योंकि वो डिस्टर्बेंस हो रही है, स्टूडेंट्स कुछ कह रहे हैं, तो काइंडली आप वहाँ से जूम में चैट विंडो को बंद कर दें, मैसेज ना करें। चलें मैं इसको देखता हूँ बेटा। ये हैंग हो गया।
जी बेटा, आप ठीक है? तो मैंने चैट उधर से डिसेबल कर दिया है। तो बहरहाल बेटा मैं तो एक दफ़ा कह ही सकता हूँ आप लोगों को कि जी बेटा ना, सिर्फ जो पढ़ना है मेरी बात सुने। जितने बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं ना, ठीक है, वो पढ़ लें। जितने बच्चों ने मजाक करना है ना, वो जब फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होंगी ना, फैकल्टी रूम में आ जाइएगा, आराम से बैठ के मजाक करेंगे। बाकी स्टूडेंट को पढ़ने दें काइंडली, ठीक है? तो वो 12 डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें शेयर हो रही हैं, तो अब एक ही मैं हल कर सकता हूँ कि फिर आपको रिमूव करता जाऊँ। तो बहरहाल रिमूव कर दूंगा तो फिर आप दोबारा इंक्लूड नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने रिमूव किया हुआ है तो फिर मैं ही ऐड करूंगा ना। इसलिए कोशिश करें बेटा, जो पढ़ने का मूड है ना, पढ़ लें, उसके बाद फिर डिस्कशन कर लेंगे जो भी हुआ। तो ना ऐसे मामला तो, क्योंकि बाकी किसी ग्रुप में मुझे मसला नहीं है, आपका ही ग्रुप में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है बार बार, कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर वो ग्रुप चैट ऑफ कर दें। इधर से मैं व्हाट्सएप की चैट ओपन करता हूँ तो वहाँ पर कुछ तस्वीरें शेयर होना शुरू हो जाती है, असेंबलीज वगैरह शेयर होना शुरू हो जाती हैं। ब्रेक है, ब्रेक नहीं है, तो बेटा बता के जाऊँगा जब ब्रेक पे जाऊँगा। तो इस वजह से बेटा कोशिश करें सिर्फ स्टडी रिलेटेड, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप लोग, ठीक है? तो बहरहाल फील्ड ऑफ स्टडी के वाले से हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर एक्चुअल हम क्या डिस्कस करते हैं, वेल्थ को डिस्कस करते हैं। यानी सारी इकोनॉमिक्स घूमती है किसके इर्द गिर्द, पैसे के इर्द गिर्द घूमती है। अब पैसे में कौन कौन सी बातें हम डिस्कस करेंगे, पैसे में कौन कौन सी बातें हम डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ को, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ को। दूसरे नंबर पे फिर हम डिस्कस करेंगे कंजम्पशन ऑफ वेल्थ को। तीसरे नंबर पे फिर हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को। और लास्ट में फिर हम डिस्कस करेंगे एक्सचेंज ऑफ वेल्थ को। तो बेसिकली वेल्थ की चार शक्लें होती हैं। इन चारों में पैसा प्रोड्यूस कैसे होगा, यानी कारोबार शुरू कैसे होगा, हम अपने पैसे को खर्च कैसे करेंगे, फिर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, इनकम अर्निंग वगैरह सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसको एक्सचेंज कैसे किया जा सकता है। तो बेसिकली ये इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन दिया है, इसको पहले ऐसे ही चैप्टर वाइज नोट्स बना के इसका स्केच बना लें, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि इसमें नेचर में अगर वो पूछेगा तो हम क्या डिस्कस करेंगे, स्कोप में अगर वो पूछेगा तो हम क्या डिस्कस करेंगे, फील्ड ऑफ स्टडी में पूछेगा तो हम क्या डिस्कस करेंगे। ये चीज़ें आई कैप स्टडी टेक्स्ट से नहीं बताई, ये सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन दिया है इकोनॉमिक्स होती क्या है, ताकि एज अ इकोनॉमिक स्टूडेंट आपको ये पता हो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ना क्या है। ह्यूमन बिहेवियर का डिस्कस करना है कि पैसा कैसे आएगा, वेल्थ कैसे आएगी, तो उसके वाले से हम लोगों ने इसको डिस्कस करना है। ठीक हो गया? अब अगला पॉइंट है, बुक से पढ़ने लगे हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पहला सवाल जो आ सकता है आपको वो ये है, साइंस ऑफ वेल्थ कितनी किस्म की डेफिनेशंस होती हैं। मैं पहले एक काम करता हूँ, स्केच बनाता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए करना भी वो आसान हो जाए, नोट्स बनाने आप लोगों के लिए भी आसान हो जाए। तो सबसे पहले नंबर पे हम एक स्केच प्लॉट करते हैं, डेफिनेशंस। मेरी कोशिश है कि आपको जितना ज़्यादा आसान हो सकता है मैक्सिमम आपको वो आसान करके चीज़ को प्रेजेंट करूं, ताकि आप लोगों के लिए भी याद करना, उसको क्रैम ना करना पड़े, बल्कि समझ आ जाए, तो आधे मसले आपके वहीं पर सॉल्व हो जाएं। तो तीन इसकी डेफिनेशंस हैं जो कि आई कैप रिस्पेक्टिव इम्पॉर्टेंट हैं और पेपर में चल रही होती हैं। पहला नाम उसका है साइंस ऑफ वेल्थ, साइंस ऑफ वेल्थ के नाम से पहली डेफिनेशन को जाना जाता है।
जी बेटा, ये साथ साथ मैं चीजें मेंशन करता जा रहा हूँ कि पेपर में आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले 3 किस्म के इसके स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं। बस मैं ये लाइन लिख लूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। ये बेटा उसकी 3 डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले नंबर पर हम उसको कहते हैं साइंस ऑफ वेल्थ, दूसरे नंबर पर है साइंस ऑफ वेलफेयर, तीसरे नंबर पर है साइंस ऑफ स्केयरसिटी। अब ये जो साइंस ऑफ वेल्थ होती है, ये जो साइंस ऑफ वेल्थ है, इसके वाले से अगर हम डिस्कस करें तो साइंस ऑफ वेल्थ में 2 बातें आपने लिखनी है जो कि इंट्रोडक्शन होता है। लेकिन एक बात ज़हन में बिठा लें, कभी भी आपने इंट्रोडक्शन की हेडिंग नहीं लिखनी, कभी भी आपने इंट्रोडक्शन की हेडिंग नहीं लिखनी, सिर्फ आपने वैल्यू मेंशन करनी है। क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट होते हैं ये, यानी पहले नंबर पे पुराने जो लोग थे ना इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, इनको कहते हैं क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। ये सबसे पहले लोग थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स को ओरिजिनेट किया, जो इकोनॉमिक्स को बनाने वाले थे, जो इकोनॉमिक्स को पहली मर्तबा डिस्कस करने वाले थे। अब इसमें कौन लोग आते हैं, सबसे पहले हमने ईयर याद रखना है, क्योंकि एमसीक्यूज भी आते हैं ना, 15 एमसीक्यूज भी हैं हमारे सिलेबस में, तो एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। ये जो एडम स्मिथ है उसकी डेफिनेशन, या जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, पहली मर्तबा कब उसने अपनी डेफिनेशन को प्रेजेंट किया, देन वी कैन राइट एज इन 1776 एडम स्मिथ प्रेजेंटेड द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसलिए 1776 में एडम स्मिथ ने पहली मर्तबा इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस किया। तो इंट्रोडक्शन में सिर्फ 2 बातें लिखनी है। आप देखिए मैं लिख कैसे रहा हूँ, बुलेट्स फॉर्म में, ताकि आपको इसी वक्त चीज़ें याद होती जाएं। इसलिए मैं कह रहा हूँ लेक्चर नहीं मिस करना, क्योंकि अगर लेक्चर पढ़ लेंगे आधा सिलेबस आपका यहीं पे तैयार हो जाएगा। खैर आगे चलते हैं। फिर डेफिनेशन आपने लिखनी है, ये ऐसे ही लिखना है जैसे आप आई कैप में लिख रहे हैं। पहले 2 लाइनें आपने लिखनी है इंट्रोडक्शन में, लेकिन इंट्रोडक्शन की हेडिंग नहीं बनानी, सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख देना। फिर डेफिनेशन की हेडिंग बनानी है और उसके बाद आपने लिखना है इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स बेसिकली साइंस है, किसका नाम? वेल्थ की साइंस है। अच्छा, साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कुछ रूल्स होंगे, उसके अंदर कुछ रूल्स होंगे, कुछ कवानीन होंगे, तो इसलिए हम उसको कहते हैं ये साइंस है। ओके। अब वेल्थ में 4 बातें आती हैं जो हमने पढ़ी थी, लेकिन अब हम उसको डिस्कस करने लगे हैं। पहले नंबर पर है प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। पहले नंबर पे है प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। अब प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ क्या होती है? प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ क्या होती है? बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ में हम ये डिस्कस करते हैं जितने भी आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं। अब ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं, इसको मैं बताता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर एक मैं वर्ड लिख रहा हूँ, 4FOP, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हो। किसको ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हो? ट्रांसफॉर्मेशन, इनपुट इनटू आउटपुट। जब भी कोई चीज प्रोड्यूस हो रही होती है, कोई चीज कारोबार में बन रही होती है, जैसे मोबाइल बन रहे होते हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है, इसको कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, इनपुट से आउटपुट बना रहे हैं। इसी तरह आपके गली मोहल्ले में जो सोफे वाले हैं, जो टेलर सेविंग सूट वाले हैं, तो वो क्या करते हैं? कपड़े से शर्ट प्रिपेयर कर रहे होते हैं। इसी तरह रेक्सिन चमड़े से शूज बना रहे होते हैं। इसी तरह लैपटॉप कन्वर्ट किए जा रहे होते हैं, मोबाइल असेंबल किए जा रहे होते हैं। तो इसका मतलब है ये सारी चीजें किस में आएंगी? प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ में। लेकिन मैंने एक नाम लिखा है 4FOP। अब ये FOP क्या होते हैं, इसको जरा समझ लें। ये FOP क्या होते हैं? इसको हम कहते हैं फैक्टर्स
ऑफ प्रोडक्शन। अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं? सबसे पहले अगर आप कोई भी कारोबार करते हैं, मैंने स्कैन्स की बात करता हूँ, अगर हम स्कैन्स कहीं पे भी बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो सबसे पहले मुझे कोई बिल्डिंग रेंट पे लेनी पड़ेगी। इसका मतलब है सबसे पहले मुझे लैंड हायर करना पड़ेगा, जमीन होगी, कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ओपन करनी है तो मुझे कोई जगह लेनी पड़ेगी ना, बिल्डिंग लेनी पड़ेगी, उसको कहते हैं लैंड। दूसरे पैमाने पे, दूसरे नंबर पे फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर मुझे कुछ ना कुछ लेबर भी हायर करना पड़ेगी। लेबर होगी तो कारोबार आगे चलेगा ना। जैसे स्कैन की लेबर क्या है? ट्यूटर्स, जितना स्टाफ है हमारा वो सारी लेबर है। इसी तरह अगर किसी कंपनी की बात करेंगे तो कंपनी के जितने एम्प्लॉयज हैं वो भी लेबर में आते हैं। तीसरे नंबर पे फिर हम कहते हैं लैंड है, लेबर है, और तीसरे नंबर पे फिर हम आ जाएंगे कैपिटल पर। कैपिटल के वाले से हम डिस्कस करेंगे। कैपिटल, पैसा लगेगा, जाहिर बात है। पैसा कौन लगाएगा? इन्वेस्टर। अगर हम स्कैन्स की बात करें, जितनी चेयर्स हैं, जितनी लाइटें हैं, जितने जनरेटर हैं, एसी हैं, जितने हीटर हैं, बोर्ड हैं, बोर्ड मार्कर हैं, प्रोजेक्टर है, ये सारी चीज़ें क्या होंगी? ये कैपिटल है। इसी तरह किसी भी कंपनी की बात करें तो वहां पर जितनी भी मशीनरी होती है जो यूज की जा रही होती है वो कैपिटल होता है। फोर्थ पर आ जाते हैं, ये सारे काम करता कौन है? ये सारे काम करता कौन है? उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजर। इसको ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं, एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं। ये टोटल 4 लोग होते हैं ना, इसलिए वर्ड यूज किया जाता है फोर, FOP। ये चारों लोग मिलकर जो काम करते हैं इसको हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इसके लिए हम लिख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन इनपुट इनटू आउटपुट, कि प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ कैसे की जाए। जमीन ली जाएगी, लेबर हायर किए जाएंगे, कैपिटल लगाया जाएगा, और ये सारे काम कौन कर रहा होगा? ऑर्गेनाइजर, जो उस कारोबार का मालिक होगा, जो उस बिल्डिंग का या जो भी उस बिजनेस का जो ऑनर होगा वो सारे काम ये कर रहा होगा। इसलिए 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के जरिए जो चीज़ है वो प्रोड्यूस की जाती है, चीज़ तैयार की जाती है, इसको कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। क्लियर हो गया बेटा? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं आप, व्हाट्सएप पे पूछ लें बेटा, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। कैपिटल के अंदर नहीं, कैपिटल अलग चीज़ है बेसिकली ना, हर सब्जेक्ट की अपनी लैंग्वेज है। तो कैपिटल अलग है, लेबर अलग है। कैपिटल के जो पैसे होंगे वो लेबर के अंदर नहीं शामिल होते, वो डिफरेंट होते हैं, वो डेफिएट होता है उससे। अकाउंटिंग में चीज़ें मिक्स हो जाती हैं लेकिन यहाँ पर वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। एक्सचेंज ऑफ वेल्थ बेटा अभी डिस्कस करते हैं, मैं बताता हूँ। अभी हम सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कोई क्यूरी है तो पूछ लें। ये जो बिल्डिंग है वो कैपिटल है। यहाँ पर हम एसेट का वर्ड यूज नहीं करते, यहाँ पर हम एसेट का वर्ड यूज नहीं करते, यहाँ पर हम लैंड का वर्ड यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज है ना उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, इसीलिए तो बनवा रहा हूँ आपको। बड़े कम स्टूडेंट है बेसिकली, रट्टा तो सारे बच्चे लगा लेंगे, लेकिन उसमें की पॉइंट लिखना आई कैप को बड़ा पसंद है। अगर आप की पॉइंट लिखेंगे तो आपने इसी तरह स्केच बनाना है पेपर में, यही तो नोट्स होते हैं। अब ये मैं आपको पढ़ के दे दूं, यार ये किताब है, ये पकड़ लो, नोट्स बना लो, मैं समझा दूं, जुबानी बोल के चला जाऊं, क्या फायदा? आपके नोट्स प्रिपेयर नहीं होंगे। नोट्स इसीलिए तो साथ साथ बनवा रहा हूँ। कोई भी पेपर में सवाल आता है इसी तरह लिख देना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। पूरे तो खैर नहीं मिलते सब्जेक्टिव पेपर में, मैक्सिमम नंबर मिल जाएंगे। हाँ, एक चीज रह गई है, वो बच्चे ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। एडम स्मिथ की एक बुक भी थी, उसका नाम लिखना है आपने, बिल्कुल लिखना है। इसकी बुक का नाम आप लोगों ने लिखना है। इसकी बुक का नाम मिक्स यहाँ पे हो गया, यहाँ पे लिख लें। इसकी बुक का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बुक। इसकी बुक का नाम था कॉजेस एन इंक्वायरी इनटू नेचर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो हम इसको वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं, वेल्थ ऑफ नेशन, ये उसकी बुक का नाम है। ये 3 बातें आपने उसमें लिखनी है। क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट होते हैं, एडम स्मिथ ने इसको प्रेजेंट किया कब? 1776 में, और उसकी बुक का नाम क्या था? वेल्थ ऑफ नेशन। इसी तरह अगले में भी 3 बातें लिखेंगे। खैर अच्छी बात है, को जिक्र कर लिया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, ये क्या होती है? कंजम्पशन ऑफ वेल्थ क्या होती है? कंजम्पशन ऑफ वेल्थ में अगर हम डिस्कस करें, डेफिनेशन कैसे लिखनी है बेटा? डेफिनेशन रेड कलर से लिखी हुई है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ।
क्वेश्चन आएगा डिफाइन क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, या क्वेश्चन आएगा डिस्कस साइंस ऑफ वेल्थ। तो ये डेफिनेशन में आपने एक डेफिनेशन लिखनी होगी, ठीक है। 3 नंबर की, 2 नंबर की, जितने नंबर की भी आती है, तो आपने इसी तरह स्केच बना के उसको एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। नेक्स्ट बेटा डिस्कस करते हैं कंजम्पशन ऑफ वेल्थ क्या होती है। कंजम्पशन ऑफ वेल्थ क्या होती है? बेसिकली कंजम्पशन ऑफ वेल्थ में हम डिस्कस कर रहे होते हैं जितने भी एजेंट्स हैं उनकी कंजम्पशन को। 4 एजेंट्स होते हैं, 4 एजेंट्स होते हैं, इसको मैं यूँ लिख देता हूँ। इसमें क्या क्या बातें पढ़ी जाती हैं? तो सबसे पहले इसमें जो डिस्कस किया जाता है वो डिस्कस किया जाता है कंजम्पशन, कंज्यूमर की बात की जाती है, प्रोड्यूसर की बात की जाती है, जितना कंज्यूमर खर्चा कर रहा है, जितना प्रोड्यूसर खर्चा कर रहा है, जितना गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, और जितने इंपोर्ट्स, इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर, इसको सी कहते हैं, इसको आई कहते हैं, इसको जी कहते हैं, इसको एक्स माइनस एम कहते हैं। ये सारे लोग हैं जो खर्चा कर रहे होते हैं, कंज्यूम कर रहे होते हैं। जैसे 4 ही तो लोग होते हैं इकोनॉमिक्स में। कंज्यूमर होता है जो खर्च करने वाला होता है, कंज्यूमर, मैं कंज्यूमर हूँ, अगर किसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहा हूँ तो कंज्यूमर हूँ। प्रोड्यूसर होता है चीज़ को बनाने वाला, तो प्रोड्यूसर भी खर्चा कर रहा होता है, गवर्नमेंट भी खर्चा कर रही होती है। देखें स्ट्रीट लाइट्स हैं हमारी, पार्क्स हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, स्टेट बैंक की बात करें, एफबीआर की बात करें, नैब की बात करें, पीआईए की बात करें, ये सारे गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं, ये बेसिकली गवर्नमेंट रन कर रही होती है ना, इसलिए इसको जी कहते हैं। फिर कुछ इंपोर्टर और एक्सपोर्टर होते हैं, वो भी इसको खर्चा कर रहे होते हैं। इंपोर्टर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बर्दाश्त कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो इसका मतलब है कंजम्पशन करता कौन है? ये 4 लोग कंजम्पशन कर रहे होते हैं, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और इंपोर्टर और एक्सपोर्टर। हाँ, प्रोडक्शन में हम बिल्कुल ये कह सकते हैं वे हाउ वी अचीव समथिंग, यानी जैसे हम कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम कहते हैं ये कंजम्पशन है। जी बेटा बिल्कुल कह सकते हैं। हाँ, फ्लो चार्ट ऐसे ही बनाना है आपने, क्योंकि इसका मतलब फ्लो चार्ट का फायदा क्या होता है? कम टाइम में ज्यादा नॉलेज आप बता सकते हैं आई कैप को। तो इसका मतलब है थोड़े वक्त में थोड़ा लिख कर ज्यादा एक्सप्लेन करना, वो इसी तरह होगा अगर फ्लो चार्ट बनाएंगे तो। ठीक है, फ्लो चार्ट परफेक्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूशन होती है रिवार्ड्स ऑफ 4 FOP। रिवार्ड किसका? अगर समझ ले मेरी बात, रिवार्ड का मतलब क्या होता है? मुआवजा। रिवार्ड का मतलब क्या होता है? मुआवजा। कंजम्पशन को रिपीट अभी मैं कर देता हूँ बेटा, कंजम्पशन को मैं, आदिल बेटा क्वेश्चन पूछ लें जो चीज़ समझ नहीं आई। हाँ, कंजम्पशन को मैं रिपीट कर देता हूँ। कंजम्पशन में मैंने कहा था खर्चा करना। कौन कौन खर्चा कर रहा होता है? जैसे आप भी खर्च कर रहे हैं ना, पॉकेट मनी लेते हैं, खर्च करते हैं, आप कंज्यूमर हैं। इसी तरह आपके घर में कोई वालिद साहब जो भी अर्निंग सोर्स पर्सन है, ठीक है, वो खर्च करते हैं, तो वो प्रोड्यूसर हैं अगर वो कारोबार कर रहे हैं तो। फिर गवर्नमेंट भी खर्चा करती है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर भी खर्च करते हैं। तो कंजम्पशन कौन कौन करता है? मैंने सारे वो लोग लिख दिए जो कंजम्पशन करते हैं, ठीक है। जी जी, ये काफ़ी बच्चों को ये सवाल है कि सर इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। बेटा अभी नोट्स बना लें, इसके बाद पास पेपर करने हैं, और पास पेपर भी मैं साइन नहीं करूंगा, मैं खुद करवाऊंगा कि ये सवाल आएगा तो इसमें ये सोल्यूशन करना है। उसका पहले क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, सोल्यूशन फिर आपको रिटर्न फॉर्म में दूंगा, सॉफ्ट कॉपी उसकी सेंड कर दूंगा, वो आपको खुद ही पता चल जाएगा पास पेपर का सोल्यूशन ऐसे आया था। और नए सवाल भी दूंगा उसमें कुछ ऐड करके कि ऐसे ऐसे आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। नहीं, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर, कंज्यूमर होता है अपने मुल्क के लोग कंज्यूमर हैं, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर आउटसाइडर से बिलोंग करते हैं, इसलिए वो अलग है, ठीक है बेटा। अच्छा, रिवॉर्ड्स के वाले से बेटा हम डिस्कस कर रहे थे, रिवॉर्ड क्या होते हैं? आपने लैंड हायर किया था ना, लैंड हायर किया था, लैंड को क्या पे कर दोगे? रेंट। कैपिटल, सॉरी लेबर, लेबर को क्या पे करते हो? लेबर ने अगर अपनी सर्विसेज दी हैं उसको वेजेस देते हो ना। कैपिटल को क्या देंगे? इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद प्रोड्यूसर को क्या हम पे करेंगे? प्रॉफिट। तो जितने भी हम लोगों ने बेसिकली, रेंट किसका रिवार्ड था? लैंड का। वेजेस किसका रिवार्ड थी? वेजेस किसका रिवार्ड थी? लेबर का। इंटरेस्ट किसका रिवार्ड था? कैपिटल का। प्रॉफिट किसका रिवार्ड था?
ऑर्गेनाइजर का। तो बेसिकली सारे लोगों को रिवार्ड पे कर दें तो हम कहेंगे ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, ये दौलत की तकसीम है। हाँ जी, अगर ये सवाल आता है ना वेल्थ ऑफ नेशन को एक्सप्लेन करें तो हम इसकी टाइप्स भी लिखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ क्या होती है, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ क्या होती है, और एक्सचेंज ऑफ वेल्थ क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली मैं ज़्यादा इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आपको लिखना पड़े। 5 नंबर का सवाल आ जाए तो सारी चीज़ें लिखनी है। अगर ये 5 नंबर का सवाल आ जाए तो सारी चीज़ें लिखनी है इसमें। एक्सचेंज ऑफ वेल्थ बस ये आखिरी रह गया, फिर हम आते हैं वापस एक दफ़ा ओवरव्यू करते हैं। एक्सचेंज ऑफ वेल्थ का मतलब क्या होता है, इसमें हम डिस्कशन करते हैं सर्कुलर फ्लो की। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है? सर्कुलर फ्लो का मतलब ये होता है कि पैसा कैसे घूमता है। जैसे मैंने बॉल पेन परचेज किया 10 रुपए का स्कैंस कैंटीन से, जो कैंटीन वाला है वो कहीं बाहर से लेकर आया होगा, स्कैंस के बाहर से। जो बाहर वाला है वो उर्दू बाजार से लेकर आया होगा। तो इसका मतलब है पैसा सर्कुलेट होगा ना। तो दौलत एक दूसरे के हाथ से ट्रेड होती है, सेल परचेज जितनी भी होती है वो हम एक्सचेंज ऑफ वेल्थ में डिस्कस करते हैं। अब एक जरा पूरा मैं एनालिसिस कर दूं, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट करना है तो वो भी कर सकता है कि ये टोटल स्केच है डेफिनेशंस का। डेफिनेशन में सबसे पहले पैराग्राफ में उसने सवाल पूछा, सबसे पहले हमने 3 बातें लिखनी है। इंट्रोडक्शन क्या होता है, ईयर क्या होता है, नाम क्या था बुक का। फिर हमने डेफिनेशन लिख दी है और डेफिनेशन को नीचे एक्सप्लेन कर दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुननी है। अगर ये सवाल 5 नंबर का आता है, डिस्कस साइंस ऑफ वेल्थ, तो आप तीनों चीजें लिखेंगे। पहली 3 बातें भी लिखेंगे, डेफिनेशन भी लिखेंगे और वेल्थ की टाइप्स भी लिख देंगे। अच्छा, अगर ये सवाल आ जाता है 3 नंबर का, 3 नंबर का, तो फिर आपने वेल्थ को एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ आपने इंट्रो लिखना है और डेफिनेशन लिखनी है बस। अगर ये सवाल आ जाता है 7 नंबर का या 8 नंबर का, तो फिर क्या करना है, आपने इंट्रो भी लिखना है, आपने डेफिनेशन भी लिखनी है और आपने वेल्थ को एक्सप्लेन भी करना है कि प्रोडक्शन वेल्थ क्या होती है, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ क्या होती है। तो ये डिपेंड करता है कि कैसे कैसे, तो ये कैसे कैसे आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। मैंने नंबर के हिसाब से बताया है। 3 नंबर का सवाल होगा तो इंट्रो और डेफिनेशन। 5 नंबर का सवाल होगा इंट्रो, डेफिनेशन और ग्रीन कलर तक लिखना है जो टाइप्स बताई हैं। 7 नंबर का सवाल होगा तो ग्रीन कलर की जो टाइप्स हैं उनको एक्सप्लेन भी करना है। 7 8 नंबर का सवाल होगा तो कितने नंबर का सवाल आएगा उसके मुताबिक आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। इस वक्त अभी आप नोट्स बनाते जाएं, ये पॉइंट छोड़ दें कि पेपर में कितना लिखना है। उसकी वजह भला क्या है, एक दफा आप सारा सवाल तैयार कर लेंगे ना, जब मैं पास्ट पेपर करवाऊंगा ना, ये चीजें आपकी खुद ही समझ लग जाएंगी कि पेपर में लिखना कितना था। ठीक है, अभी सिर्फ नोट्स बनाते जाएं, सिर्फ नोट्स बनाते जाएं। क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, जब मैं पेपर बताऊंगा ना, एक्सप्लेन करूंगा, ये सारी चीजें वहां पर डिस्कस हो जाएंगी। हाँ, 5 नंबर में सिर्फ आपने टाइप्स के नाम लिखने होते हैं बेटा। ठीक है, अब एक काम करें, अब एक काम करें आप बेटा, ये असर की नमाज का टाइम है अभी मेरे ख्याल से, तो 5 मिनट की ब्रेक दे रहा हूँ सिर्फ। इस वक्त 4:22 हुए हैं, चले 8 मिनट की। तो पूरे 4:30 बजे मैंने दोबारा स्टार्ट कर देना है। तो मिस हो गया तो मैंने अगली डेफिनेशन शुरू कर देनी है। मिस हो गया तो मैंने अगली डेफिनेशन शुरू कर देनी है। 4:22 हुए हैं, 8 मिनट दे रहा हूँ। पूरे 4:30 पे वापस आ जाएं क्लास। फिर तब तक मैं माइक म्यूट कर रहा हूँ अपना। ठीक है, और कोई क्यूरी हुई तो फिर मैं आके मैं भी डिस्कस करता हूँ आपसे जो जो आपके सवाल हुए। आपने तब तक एक काम करना है, जितने बच्चे पहले आ जाते हैं नमाज पढ़ के मेरे से, तो उन्होंने काम करना है, बुक से पढ़ना है। ये बुक मैं ओपन करके जा रहा हूँ, वैसे तो मैंने व्हाट्सएप पे भी आपको शेयर कर दी है। ये बुक मैं ओपन करके जा रहा हूँ, इसमें आप लोगों ने पढ़ना है। ये जो हमने पूरा स्केच बनाया है ना साइंस ऑफ वेल्थ का, पूरा जो हमने स्केच बनाया है साइंस ऑफ वेल्थ का, इधर से लेकर इधर तक, ये मैंने इसके नोट्स बनाए हैं। तो पेपर में कैसे आएगा, कैसे आपने अटेम्प्ट करना है, इसको पढ़ लें और फिर अपना स्केच देखें। 4:30 पर आपने वापस आना है। जी सर।
न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स का मतलब, अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे फर्क क्लियर कर दूं। एक वर्ड शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, न्यू का। ये न्यू में और न्यू में क्या फर्क होता है? बेसिकली ये फर्क है, न्यू का मतलब होता है नई चीज, नई थ्योरी। यानी अगर क्लासिकल ने कोई बात कही है तो न्यू का मतलब है कोई नई थ्योरी इन्होंने प्रेजेंट कर दी, नई वैल्यूज इन्होंने बता दी। न्यू का मतलब ये होता है कि कुछ चीजें पुरानी हैं, बेस पुरानी है, उसको इन्होंने नई तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये जो साइंस ऑफ वेलफेयर है, ये जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, इसलिए इसको मैंने न्यू बोला, न्यू नहीं बोला, यानी नई चीज नहीं है ये। पहली मर्तबा एडम स्मिथ ने ये चीजें बता दी हुई हैं, सिर्फ उसको थोड़ा सा मोल्ड किया, उसको थोड़ा सा चेंज किया, उसमें थोड़ी सी खामियों को दूर किया, तो वो फिर साइंस ऑफ स्केरसिटी की बात, सॉरी साइंस ऑफ वेलफेयर की बात की। इसलिए इसको न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहा जाता है। ये फर्क है, यहाँ पर गलती ना कर देना, न्यू ना लिख देना। न्यू और चीज होती है और न्यू का मतलब और है, ठीक है। तो न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के वाले से हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो डिस्कस किया। अच्छा, पहले नंबर पे ये बात हो गई। दूसरे नंबर पे अब हम लिखते हैं कि इस डेफिनेशन को कब प्रेजेंट किया, ये डेफिनेशन कब प्रेजेंट हुई है। अब इसका जो टाइम पीरियड है वो आप लोगों ने देख लें, वो टाइम पीरियड कब का है। अल्फ्रेड मार्शल एक शख्स का नाम था, इकोनॉमिस्ट हैं। 1890 में उसने इसको प्रेजेंट किया। अब जरा टाइम पीरियड देख लें। टाइम पीरियड जरा एक चीज का आपने नोट करना है, ये 76 में किया और ये 1890 में किया। इसका मतलब है चीजों को कितने साल बाद मोल्ड किया गया, ऑप्ट किया गया। चूंकि नई थ्योरी थी वो एडम स्मिथ की, तो इसलिए ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं थी। जब प्रोमिनेंट हुई तो फिर इसको बेहतर किया गया 1890 में। और उस शख्स का नाम क्या था? अल्फ्रेड मार्शल। ये एमसीक्यूज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चीजें पूछी जा सकती हैं। हाँ, अब इसकी बुक का नाम क्या था, इसकी बुक का नाम क्या था वो जरा देख लें। इसकी बुक का टाइटल था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, तो ये उसकी बुक का टाइटल था कि ये उसने किताब लिखी थी, उसके अंदर उसने डेफिनेशन प्रेजेंट की। अब उसकी डेफिनेशन क्या थी, उसकी डेफिनेशन क्या थी उसके वाले से अब हम डिस्कस करने लगे हैं। इसकी जो डेफिनेशन है ना, इसकी जो डेफिनेशन है वो हम लोगों ने बुक से करनी है, क्योंकि वो काफ़ी लंबे चौड़े अल्फाज हैं, तो इसलिए मैंने लिख दिया है कि डेफिनेशन बुक से करनी है। ये सारी चीज़ें बुक से ही बता रहा हूँ, सिर्फ स्केचिंग इस अंदाज से कर रहा हूँ कि वो मटेरियल को आप इस अंदाज से लिख दें कि वो नंबर देने पर मजबूर हो जाए, कि इसके नंबर काटने नहीं है इस बच्चे के, इसने बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है, हर चीज़ लिख दी है, थोड़ी जगह पे ज़्यादा चीज़ें मेंशन कर दी हैं। अब ये देखें डेफिनेशन इसकी क्या होती है। डेफिनेशन को मैं यहाँ से बुक से डिस्कस करने लगा हूँ, बुक आपको मैंने व्हाट्सएप भी कर दी हुई है, ठीक है। तो इसमें मैं हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी लेंथी है, बजाय कि हम वहाँ पे दोबारा लिखें, यहीं से हम उसको डिस्कस कर लेते हैं बेटा। तो इसमें आपने यहाँ से शुरुआत करनी है, द स्टडी ऑफ मैनकाइंड।
ये बेटा उसकी डेफिनेशन है, ठीक है, पर उसने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, लेकिन इंट्रोडक्शन आपने कैसे लिखना है मैंने आपको बता दिया है। 3 लाइनों में आपने 3 बातें लिखनी है, उसके बाद आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है। बेटा डेफिनेशन में वो क्या कहता है, वो कहता है द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। आपको याद होगा कि इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, आपने पढ़ा था स्कोप में कि इसमें ह्यूमन बिहेवियर का मुतालिया होता है, लोग कैसे बिहेव करेंगे, इसको हम कहते हैं ये ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ है, ये ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ है। अच्छा, दूसरे नंबर पे फिर हमने कहना है आम जिंदगी जो हमारी नॉर्मल रूटीन है, डेली बेसिस पर कैसे हम गुजारा करते हैं, कैसे हमें चीज़ों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा या अटेंड करना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं कि ये स्टडी ऑफ मैन काइंड है। आम जिंदगी में जो इंसानी जिंदगी है उसमें लोग कैसे बिहेव करते हैं। अच्छा, आगे वो कहता है इट एग्जामिन्स, ये क्या करता है, इट एग्जामिन्स दैट पार्ट, ये कौन से जिंदगी के कौन से हिस्से का मुतालिया करता है, एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शंस। इंडिविजुअल का मतलब है और सोशल का मतलब क्या है, यानी इंडिविजुअल का मतलब होता है जाती तौर पर और कोलेक्टिवली का मतलब होता है समाजी तौर पर। इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल रिक्विजिट्स। अटेनमेंट किस, अटेनमेंट का मतलब होता है हासिल हो जाना, मटेरियल रिक्विजिट्स का मतलब होता है पैसे की शक्ल में फायदा। वो पैसा किस शक्ल में फायदा देगा, अगर आपको उससे खुशहाली मिलती है तो। अब इसकी डेफिनेशन को मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, कैसे समझाने के लिए मैं ये बात लिख रहा हूँ। डेफिनेशन में आपने ये बात नहीं लिखनी, डेफिनेशन का मतलब यही होता है उसके अल्फाज इन्वर्टेड कॉमा वाले वही जो बुक में लिखे हुए। सिर्फ मैं आसानी के लिए समझाने के लिए यहाँ पर आपको एक बात मेंशन करने लगा हूँ। उसने पहली बात क्या की हुई है, वो कहता है द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। ये स्टडी है किसकी, ह्यूमन बिहेवियर की। कौन सी जगह पे, ऑर्डिनरी लाइफ, आम हालात में जो हम जिंदगी गुजर बसर करते हैं, ये उसकी स्टडी करती है, इकोनॉमिक्स उसकी स्टडी करती है। अच्छा, फिर वो कहता है इसमें क्या होगा, इसमें आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। बेनिफिट्स को उसने यहां पर क्या यूज किया हुआ है, मटेरियल रिक्विजिट्स। मैं बार बार ये कह रहा हूं, ये डेफिनेशन बुक पेपर में नहीं लिखनी, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। मटेरियल रिक्विजिट्स का मतलब होता है पैसे की शक्ल में फायदा मिले, यानी मैं हर वो काम करूंगा जिसमें मुझे पैसा नजर आएगा, पैसे में फायदा मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे किसी बच्चे को पढ़ाने को कहते हैं, मैं बच्चे को कहूंगा यार पैसे दोगे तो वो पढ़ा दूंगा, तो इसका मतलब है ये मटेरियल रिक्विजिट्स हैं। लेकिन अगर मुझे किसी छोटे बहन भाई को पढ़ाना पड़ जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मैं कभी भी नहीं पढ़ाऊंगा। तो इसका मतलब है मटेरियल रिक्विजिट्स का मतलब ही होता है पैसे की शक्ल में फायदा। आप कोई भी काम करते हैं, आप कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी आप कारोबार करते हैं, आप कहते हैं कि यार ये चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाओ। अगर कोई चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं तो उसको इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हैं पैसों के बदले, तो फिर हम कहते हैं ये मटीरियल रिक्विजिट्स है। तो इकोनॉमिक्स में वो सारे मटीरियल रिक्विजिट्स का जिक्र किया जाता है। आप देखें ये बात वही नहीं है जो एडम स्मिथ ने कही थी। एडम स्मिथ ने भी तो यही कहा था कि ये कौन सी साइंस है, ये साइंस है पैसे की, वेल्थ की, दौलत की। यहां तक इसकी बात बिल्कुल ठीक है और कॉपी पेस्ट है एडम स्मिथ की डेफिनेशन का। इसीलिए तो हमने कहा था कि आधी डेफिनेशन पुरानी है, कुछ चीज नहीं है, जो नई चीज है वो ये है वेलफेयर। इसको वेलफेयर अर्निंग बोल लें, खाली वेलफेयर ठीक है। वो कहता है कि जी हम ये सारे काम इस वजह से करते हैं ताकि हमें खुशहाली मिले। खुशहाली, क्या खुशहाली को मुहैया किया जा सकता है, कैसे, उसने क्या कह दिया, मटेरियल रिक्विजिट्स तो बात समझ आती है कि वो काम करेगा जिसमें उसको पैसा नजर आता है और उस पैसे से खुशी मिलती है। उसने पैसा खाना है, नहीं, पैसा नहीं खाएगा, वो पैसे कमाने के लिए काम नहीं कर रहा, बल्कि उस पैसे से उसने चीजें खरीदनी है अपनी जरूरत की। जो मैं, मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, तो मैंने पैसा नहीं खाना, पैसे से मैंने चीजें खरीदनी है, अपनी ज़रूरियात पूरी करनी है। तो इसलिए उस पैसे से जो मुझे वेलफेयर मिलेगी, ये कॉन्सेप्ट नया था, ये कॉन्सेप्ट नया था बस। उस पैसे से जो मुझे बेनिफिट मिलेगा, जो मुझे वेलफेयर मिलेगी, इसका नाम इकोनॉमिक्स है। अब ये सारी बात को मैं समराइज कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स
ऐसी साइंस है जिसमें हम अपने डेली रूटीन लाइफ में उन चीज़ों का डिस्कस करते हैं जो हमें बेनिफिट देते हैं, और बेनिफिट किस शक्ल में देते हैं? पैसे की शक्ल में देते हैं। और पैसे की शक्ल में बेनिफिट मैं क्यों हासिल करना चाह रहा हूँ? क्योंकि मैंने वेलफेयर अचीव करनी है, मैंने अपना खुशहाली लेवल जो है वो अचीव करना है। तो ये 4 बातें हैं इस डेफिनेशन की, जो कि उसने उस पैराग्राफ में एक्सप्लेन की थी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो बताएं। अब ये देख लें, आपके सामने पैराग्राफ लिखा हुआ है। ये पैराग्राफ आपके सामने लिखा हुआ है। इस पैराग्राफ से मैंने आपको स्केच बनवा दिया है। यही आपको तरीका बता रहा हूँ कि भाई नोट्स बनाने कैसे हैं। मैं ये सीधा सीधा बता दूं आपको, पैराग्राफ रटे तोते की तरह मैं आपको पढ़ा दूं और कहूँ खुद ही नोट्स बना लो, तो मेरे लिए करना बहुत आसान है। लेकिन सिर्फ कि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो, उनको परेशानी ना हो, हर चीज़ खुद ही बता रहा हूँ। ये डेफिनेशन ऐसे लिखनी है, इसमें से इतनी बात लिखनी है, ये पॉइंट ऐसे बनाने हैं, क्या क्या उसमें पॉइंट किस तरतीब से बनाने हैं। तो ये बेटा पूरा स्केच है किसका? साइंस ऑफ वेलफेयर का। तो डेफिनेशन ही थी इसमें जो कि हमने बुक में डिस्कस की है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाती है तीसरी इसकी जो डेफिनेशन है, साइंस ऑफ स्केयरसिटी। फिर वही बात आ गई, 3 बातें आपने लिखनी है इसमें, 3 बातें लिखनी है। इसको कौन सा कहा जाता है? इसको मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहा जाता है। मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट्स कहा जाता है। मॉडर्न का मतलब क्या है? ये नई चीज थी। ना इसने क्लासिकल को कॉपी किया, ना इसने नियो क्लासिकल को कॉपी किया, बल्कि इसने एक नई ही चीज प्रेजेंट कर दी। वो नई चीज क्या थी? इससे नीचे जो पैराग्राफ है उसमें कुछ नहीं लिखना, वो सिर्फ आप पढ़ लीजिएगा कि क्रिटिसिज्म हुआ उस पर। वो क्रिटिसिज्म क्यों हुआ था? क्योंकि उसने सिर्फ पैसे की बात की है। इन दोनों चीज़ों पर ना मैं चलें ये बता देता हूँ, क्लासिकल पे और ये न्यू क्लासिकल पर क्रिटिसिज्म हुआ था। क्यों हुआ? क्रिटिसिज्म किसको कहते हैं? तनकीद को, बुराइयां, कीड़े निकालना। कीड़े किसने निकाले थे? उसकी वजह क्या थी? जब किसी चीज में कोई खामी होती है ना, तो अगली डेफिनेशन आ जाती है। एडम स्मिथ की डेफिनेशन में खामी थी, अगली डेफिनेशन आ गई वेलफेयर। वेलफेयर में खामी थी तो अगली डेफिनेशन आ गई मॉडर्न। मॉडर्न में कोई खामी नहीं है, मॉडर्न में कोई खामी नहीं है, इसलिए मॉडर्न के आगे कोई डेफिनेशन नहीं है। ये आखिरी डेफिनेशन है जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं। ये डेफिनेशन को बुलेट्स फॉर्म में नहीं लिखना, डेफिनेशन हमेशा पैराग्राफ में होती है। बुलेट्स मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताए थे। बुलेट्स मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताए थे। आगे चलते हैं बेटा। दूसरे नंबर पे ईयर। अब इसका ईयर बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन उसने पूछा हुआ है एक दफा पुराने किसी पेपर में। 1932 1932 में प्रेजेंट किया गया साइंस ऑफ स्केरसिटी को। किसने किया? उस शख्स का नाम क्या था? रॉबिन्स। रॉबिन्स एन आता है यहाँ पे, सॉरी। रॉबिन्स उस शख्स का नाम था जिसने इसको प्रेजेंट किया। अच्छा, इसकी भी कोई ना कोई बुक होगी। इसकी बुक का नाम क्या था? इसकी बुक का नाम क्या था? बल्कि इसकी बुक नहीं थी, इसका ऐसे था। तो इसलिए यहाँ पर बुक नहीं लिखेंगे, सिर्फ आप टाइटल लिख देंगे। सिर्फ आप टाइटल लिख देंगे, क्योंकि बुक का मतलब है पूरी किताब पब्लिश की है। इसने पूरी किताब नहीं पब्लिश की थी, बल्कि एक ऐसे राइटिंग थी। तो यहाँ पर हम सिर्फ एक हेडिंग डालते हैं, टाइटल। टाइटल इसका क्या था? एन एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ये लंबा चौड़ा नाम था उसकी बुक का, जो उसने टाइटल था उसका। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम इसकी डेफिनेशन पर। अब इसकी डेफिनेशन सबसे ज्यादा अथेंटिक है
इसकी डेफिनेशन सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है, उसके बाद कोई डेफिनेशन प्रेजेंट नहीं हुई क्योंकि उसमें कोई खामी नहीं थी, उसमें कोई परेशानी नहीं थी। ठीक है, तो वो देख लेते हैं बेटा। अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर as a relation between given wants and scarce resources which have alternate uses. Which have alternate uses. ये बेटा उसकी डेफिनेशन थी और ये बड़ी ऑथेंटिक डेफिनेशन है। और अगर कोई पूछता है यार इकोनॉमिक्स क्या है, तो आप इसकी डेफिनेशन बता सकते हो। इसमें बेसिकली उसने दो बातें डिस्कस की हैं, इस पूरी डेफिनेशन में उसने दो बातें जो है वो डिस्कस की हैं। पहले नंबर पे उसने ये डिस्कस किया हुआ है, पहले नंबर पे उसने ये डिस्कस किया हुआ है बेटा कि आपके पास साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं, इसके मैं पॉइंट्स बना दूं, फिर मैं वही बात कर रहा हूं, ये पॉइंट्स नहीं लिखने, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, पॉइंट्स आपने नहीं लिखने, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। वो कहता है कि जिसमें तीन बातें हैं, तीन इसमें क्यूरीज हैं। पहले नंबर पे पहले नंबर पे हम इसमें डिस्कस करते हैं बेटा कि साइंस है, किसकी साइंस है, तो यहां पर हम कहते हैं इट इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इसका मतलब है इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर के हवाले से। दूसरे नंबर पे उसने कहा हुआ है ये रिलेशन है किसका, रिलेशन है किसका, वांट का और किसका, रिसोर्सेस का। अब उसने एक बात यहां पर यूज कर दी हुई है, ये जो वांट्स होती है ना, ये जो वांट्स हैं ये अनलिमिटेड है, और जो रिसोर्सेज हैं वो स्केर्स हैं। अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा। स्केर्स का मतलब क्या होता है, जिसकी शॉर्टेज होती है। बेटा वो डेफिनेशन को मैं रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा कि ये ह्यूमन बिहेवियर है। ह्यूमन बिहेवियर में हम अपने मुतालिया करते हैं इस बात का, रिलेशन का। वो रिलेशन क्या है कि हमारी जो वांट्स है ना, हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। वांट हमारी हो गई है अनलिमिटेड। ठीक है, ओके। जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हैं स्केर्स। बीच में गैप नहीं आ जाएगा, यानी आमदनी कम है, खर्चे ज्यादा हैं, इस वजह से गैप आ गया। अगर आपको याद हो तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन यही तो मैंने बताई थी कि स्केयरसिटी होती है, इसकी नेचर क्या है, स्केयरसिटी है। तो बेसिकली वो नेचर किसने बताई हुई है, वो नेचर बताने वाला भी यही शख्स है, एडम स्मिथ, मॉडर्न स्कूल ऑफ सॉरी रॉबिन्स, मॉडर्न स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तीसरी बात, अब ये तो मसला पता चल गया, आपकी आमदनी कम है, आपके खर्चे ज्यादा हैं, सैलरी कम है और आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं, पॉकेट मनी कम है और आपने खरीदनी चीज़ें, ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम करनी है। मसला आ गया, मसले का हल भी होगा, वो हल के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ी जाती है। बेसिकली ये गैप आ गया ना बीच में, ये देखें ये गैप आ गया। ये साइड जो उसने बताई हुई है वो कहता है कि जी यार इधर ना बेसिकली आपके पास बेशुमार वांट्स हैं, वांट वाली साइड हैवी है, वांट वाली साइड आपकी हैवी है। मैं अपनी बात करूं या चलें आप अपनी बात कर लें, मैंने मोबाइल भी खरीदना है, मैंने गाड़ी भी खरीदनी है, मैंने घर भी खरीदना है, मैंने लैपटॉप भी खरीदना है। वांट आपकी ज़्यादा है, इनकम आपकी कम है, ये कह सकते हैं वांट, ख्वाहिशात। इनकम आपकी कम है, एक जॉब कर सकते हैं, मैक्सिमम दो जॉब कर सकते हैं। तो ये जो आपकी इनकम है, इनकम को हम रिसोर्सेज कहते हैं इकोनॉमिक्स में। वांट ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम है। एरो देखिए मैंने किस तरह एरो बनाया है, रिसोर्सेज कम है, वांट ज़्यादा है।
बीच में गैप नहीं आ गया, ये देखें बीच में गैप आ गया। ये जो गैप है इसको कैसे पूरा करें? कम आमदनी से ज्यादा ख्वाहिशात कैसे पूरी करें? फिर हमारी कोशिश क्या होती है? फिर हमारी कोशिश होती है इनका अल्टरनेट यूज किया जाए, अपने रिसोर्सेज को बेहतर इस्तेमाल किया जाए। अब बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? जैसे मैं पहले करूंगा कि यार इस महीने ना मुझे पॉकेट मनी मिलेगी या मुझे जो सैलरी मिलेगी उससे मैं मोबाइल खरीद लूंगा। अगले महीने जो मुझे पॉकेट मनी या जो भी मुझे सैलरी मिलेगी उससे मैं लैपटॉप खरीद लूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने रिसोर्सेज को डिवाइड कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। इसके लिए उसने एक वर्ड यूज किया था, अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेट, सॉरी ग्रीन कलर से लिख देता हूँ, अल्टरनेट यूजेस। हमारे रिसोर्सेज कम है, हमारी वांट ज़्यादा है, बीच में एक गैप आ जाता है। उस गैप के लिए फिर हम अपने रिसोर्सेज को बेहतर तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और वो जो बेहतर इस्तेमाल है वो कौन बताता है? वो हमें बताती है इकोनॉमिक्स, कि भाई ऐसे ऐसे बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, ये काम करेंगे तो बेहतरी आ सकती है। क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। ये तीनों का मैंने एक दफ़ा डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ से स्क्रीनशॉट अगर करना है तो कर लें। एक मिनट मैं इसको जूम कर दूँ थोड़ा सा। ये बेटा स्क्रीनशॉट करना है तो कर लें। तो डेफिनेशन अब ये देखो, एक पैराग्राफ से मैंने सिर्फ गिनती के 8-10 लाइनें निकाली हैं। साइंस ऑफ वेल्थ में, साइंस ऑफ वेलफेयर में भी 4-5 लाइनें हैं, साइंस ऑफ स्केर्सिटी में भी 8-10 लाइनें हैं। तो आपने पैराग्राफ से नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं? इसका मतलब है अगर ये पेपर में सवाल आता है तो छापा मार देना। इंट्रोडक्शन के 3 बातें, डेफिनेशन की 2 लाइनें जितनी भी हैं, ठीक है, और उसके बाद अगर उसकी एक्सप्लेनेशन है तो वो कर दें। गिवन वांट्स, गिवन वांट का मतलब ये होता है कि आपकी ख्वाहिशात, गिवन इसलिए यूज कर रहे होते हैं, और सॉरी गिवन है, गिवन के स्पेल गलत कर दिए मैंने, गिवन है, ये बेसिकली गिवन है। गिवन का मतलब है जो पैसे मेरे पास अवेलेबल हैं उसके अंदर रहते हुए, उसके अंदर रहते हुए जो चीजें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास पैसे हैं, अगर मैं ये कह दूं मैं गाड़ी खरीदनी है, और अगर मैं ये कह दूं कि यार मैं फरारी खरीदना चाह रहा हूँ या मैं मर्सिडीज खरीदना चाह रहा हूँ, तो इतनी तो मेरी सैलरी नहीं है, इतनी तो मेरी इनकम नहीं है, इतनी तो मेरी पॉकेट मनी नहीं है, तो इस वजह से हम वो चीज़ परचेज कर नहीं सकते। इसलिए वर्ड यूज किया गया गिवन। जो ख्वाहिशात आपके अंडर आ सकती हैं, जो आप सोच सकते हो, जो आप पूरा कर सकते हो, वो गिवन एंड्स हैं। वो स्पेल क्या मिस्टेक था बेटा, वो मैंने ठीक कर दिया। इस पूरे में डेफिनेशन में अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो बेटा पूछ लें, मैं दोबारा फिर इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ जी, वांट किसी भी टाइप की हो सकती हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ इकोनॉमिक वांट की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ इकोनॉमिक वांट की बात करते हैं जिसका ताल्लुक पैसे से है। पैसे से जिसका ताल्लुक है, हमने उन वांट्स की बात करनी है। ये तो हमने कहा है कि सोशल बिहेवियर है, मगर उसमें हम कौन सी वांट की बात करेंगे पहले, इसलिए तो मैंने इकोनॉमिक्स की नेचर बताई थी आपको कि इसमें सिर्फ वेल्थ की बात करेंगे हम लोग। अल्टरनेट यूजेस, अल्टरनेट यूजेस का बेटा मैंने बताया था कि आपके पास रिसोर्सेज कम है तो फिर आप इसको अल्टरनेट इस्तेमाल करते हो कि कुछ चीज़ें आज खरीद लें, कुछ चीज़ें आप बाद में खरीद लें, तो अल्टीमेटली आप जो है वो हर चीज़ परचेज कर सकते हैं। ये पूरा स्केच है आज के लेक्चर का कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि जिसका कोई लेक्चर रह जाए ना, तो मैं स्क्रीनशॉट भी उसके सेंड करता जाऊँगा। तो ये स्क्रीनशॉट देख लें, एक आप भी देख लें, उसके बाद मैं भी आपको ग्रुप में एक व्हाट्सएप की शक्ल में सेंड कर देता हूँ, ताकि जिस बच्चे का लेक्चर रह जाए उसको ये पता हो कि यार आज हमने ये चीज़ें डिस्कस की हैं। ठीक हो गया? तो इसमें जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं डिलीट कर दूंगा, सिर्फ ज़रूरी चीज़ों को मैं लेकर आपसे व्हाट्सएप पे भी शेयर कर देता हूँ क्लास के बाद। हाँ, साइंस ऑफ वेल्थ के क्वेश्चन में 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिखने हैं बेटा, जी बिल्कुल लिखने हैं। तो अगर ये 7 नंबर का सवाल आता है तो आप लिखोगे कि प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ होती है वो क्या होती है, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ होती है वो क्या होती है। ठीक है, स्केर्सिटी का क्वेश्चन 7 से 8 नंबर का आता है। नहीं 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 बेटा, ये जो पहले मैंने बताया था ना, नेचर, स्कोप, फील्ड ऑफ स्टडी, ये पेपर में सवाल नहीं आएगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बातें बताई थी।
ठीक है, तो स्केयरसिटी वाला सवाल 7-8 नंबर का आ ही नहीं सकता, जब है ही नहीं इतना तो वो कैसे आएगा। ये डॉक्यूमेंट सारे शेयर थे बेटा, चलें एक बच्चे ने शेयर कर ही दिया, अच्छी बात है, शाबाश। पीडीएफ में क्या बेटा, पीडीएफ में क्या चीज, वो ऑलरेडी शेयर्ड है। चले मैं दोबारा फिर शेयर कर दूंगा, कुछ बच्चे शायद बाद में ऐड हुए हैं, तो मैं दोबारा फिर शेयर कर दूंगा, ठीक है। स्लाइड्स, बेटा स्लाइड्स नहीं, ये बुक मैंने ओपन की हुई है, बुक पीडीएफ फॉर्म में है, उसी पीडीएफ फॉर्म में मैं राइट लेफ्ट कर रहा हूँ, चीजों को ऐड कर रहा हूँ। गिवन वांट का पता चल गया, वांट में गिवन का वर्ड यूज कर, क्योंकि मैंने कहा है जो बुक की लैंग्वेज है, डेफिनेशन हम अपनी तरफ से चेंज नहीं कर सकते, जो बुक के अल्फाज हैं वही डिस्कस करेंगे। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिखने नहीं है, वो सिर्फ समझाया था मैंने। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपने लिखने नहीं है, वो सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक है बेटा। बेटा ये सैंपल ही तो ड्रॉ किया है कामरान बेटा, ये सैंपल ही ड्रॉ किया है कि ऐसे ऐसे आपने नोट्स में लिखना है, तो कोशिश मेरी पूरी है कि आप लोगों के लिए सारे नोट्स मैं यहीं पे बनाऊं, ठीक है। कॉपी पेस्टिंग अच्छी बात है, अगर आप स्केच बना के एज इट इज लिख देते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। जी बेटा, क्लोजिंग करने लगा हूँ मैं, सिर्फ ये आपके क्यूरीज का आंसर कर रहा हूँ कि जो जो आपके क्यूरीज हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनको मैं डिस्कस कर लूँ। आई कैप से अगर आपने कॉपी पेस्ट कर लिया तो बड़ी अच्छी बात है, इसलिए तो मैंने मना किया था कि मार्केट में जितनी बुक्स चल रही हैं वहां से कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा, क्योंकि उन्होंने अपने अल्फाज में चीज़ों को इस्तेमाल किया होता है। तो आई कैप प्रेफर करता है कि आप आई कैप स्टडी टेक्स्ट से ही मेंशन करें। ठीक है बेटा, फिर कल क्लास की टाइमिंग बेटा 3 to 5 ये कंटिन्यूस है। फ्राइडे को सिर्फ क्लास की टाइम चेंज होगा, वो मैं पहले ही आपको बता दूंगा अभी मैनेजमेंट से डिस्कस करके। बाकी आपका जो क्लास टाइम है वो 3 to 5 है, 3 से 5 तक है, ठीक है बेटा। इंशाल्लाह कल उसके कॉन्सेप्ट चाहिए, आई कैप की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन वैसे की वैसे ही रहेंगी, बाकी कॉन्सेप्ट को आप लिख सकते हैं लेकिन अच्छी लैंग्वेज में, ताकि आई कैप को भी समझ आ जाए, ठीक है बेटा। मजीद जो क्यूरीज होंगी वो कल आप क्लास में डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि हर टाइम मैं रिप्लाई नहीं कर सकता, तो क्लास में आपकी जो क्यूरीज हैं उनको इंशाल्लाह फिर डिस्कस किया जाएगा। एक दफ़ा मैं रिवाइज भी कर दूंगा, अगर कुछ स्टूडेंट्स नहीं है तो फिर भी मैं कह रहा हूँ जितने बच्चों का लेक्चर मिस हो गया बेटा वो दोबारा डिस्कस कर लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, कल तक बेटा, अल्लाह हाफिज़।